गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप ऑल माय वीसियंस। क्या हाल चाल है बच्चे? फटाफट से चैट से बताइए वेदर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी और नॉट, so that we can very quickly get started with another chapter of our JEE Advanced crash course। बच्चे आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं इसका नाम है इक्विलिब्रियम। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर जिससे रिलेटेड लिटरली आपके जेई एडवांस में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है, आई थिंक इस चैप्टर के बिना जेई एडवांस का कोई पेपर बन ही नहीं सकता। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एक एक सवाल आता है इक्विलिब्रियम का। कुछ साल के ट्रेंड ऐसे भी हैं कि बस एक ही, मतलब अगर पेपर 1 में इक्विलिब्रियम का सवाल आया तो पेपर 2 में नहीं आता, वाइस वर्सा। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट अस सी आपके पेपर के अंदर है ना इक्विलिब्रियम का एक सवाल आता है या 2 सवाल आते हैं, दोनों सवाल आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। सो एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। खैर प्रॉब्लम ये होती है बच्चे को इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि मैम देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अपने को आनी चाहिए अगर हम एक क्वेश्चन को करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक है, कैसे आप सही ट्रैक पर चल के लास्ट तक आंसर लेकर जाओगे। आज हम ये सारी चीजें प्रॉपर्ली एडवांस लेवल की चीजें आज के सेशन में सीखने वाले हैं। बस एक मिनट मुझे चेक करने दो कि मेरी आवाज आ रही है ना, चैट्स वगैरह सब सही आ रही हैं। एक बार मुझे चेक करने दो, ठीक है। हाँ जी ठीक है, मैम लाइव हैं, बिल्कुल बढ़िया। यस यस यस, चलिए ग्रेट। ओके सो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर इक्विलिब्रियम। मैं ये मानकर चल रही हूं कि जेई मेंस का जो पार्ट है वो आप लोगों को अच्छे से आता है। अब हम बिल्कुल प्योरली जेई एडवांस वाले पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लगभग आज का जो सेशन है उसको मैं 20 पार्ट में डिवाइड करूंगी। और सुनो मेरी बात सुनो, वैसे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, बट हम इनको 2 अलग अलग हिस्से कंसीडर ना करके विल कंसीडर इट इन वन गो। तो जितनी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की चीजें होती हैं जब वो आयनिक में यूज होती हैं, या जितनी भी आयनिक की चीजें होती हैं उनको कैसे केमिकल में यूज किया जाता है, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू ऑल द थिंग्स वन बाय वन। एक मिनट, लाइव चैट शो, ठीक है, डन, ओके ठीक है। हाँ जी ठीक है, परसेंटाइल वर्सेंटाइल सब डिस्कस करेंगे, वो यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टाइम की कमी होती है तो बिल्कुल एकदम है ना फिक्स चीजें की बात करते हैं। सो टॉपिक डालिए बच्चे, इक्विलिब्रियम। अच्छा सबसे पहले इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, पॉइंट नंबर 1, मान लो बच्चे मेरे पास एक एसिड है HA एक्वस। अगर ये डिसोसिएट होता है टू फॉर्म H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, ये बात सही है ना। अगर मैं किसी चीज को एसिड कहती हूं, सपोज करो मैंने किसी चीज को एसिड कहा, एसिड का मतलब कि वो अपना H प्लस दे सकता है, बेस का मतलब कि वो या तो अपना OH माइनस दे सकता है। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस, है ना। एक और डेफिनेशन होती है एसिड बेस की कि मैम एसिड वो होते हैं जो अपना H प्लस दे सकते हैं, बेसिस वो होते हैं जो अपने OH माइनस दे सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ रखी है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। अगर इस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं, एसिड अगर अपना एक H प्लस रिलीज कर देता है तो ये जो इसके सामने वाली स्पीशीज बनती है ना, जिनमें केवल एक ही H प्लस का, ओनली 1 H प्लस का डिफरेंस होता है, देयर इज डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 H प्लस, तो इसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ये एक बेसिक चीज है जो पूरे चैप्टर में मुझे काम आएगी, इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए। अगर एक सब्सटेंस एसिड है, जब वो अपना H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करने के बाद वो क्या बनता है, सपोज करो A माइनस, वो जो भी बनेगा उसको हम इस पर्टिकुलर एसिड का क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। पहले बताओ ये ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूं अगर मैंने एक एसिड HA लिया और मैंने इसका A माइनस लिया, तो ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। ये जानते हो, ये हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं, ये पता है। अब एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे, अगर आपने इस एसिड का Ka लिया,
द Ka फॉर एन एसिड मल्टीप्लाइड बाय जो हमने पढ़ रखा है ना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। तो अब उल्टा देखो, A माइनस H प्लस को गेन करके Ha बन रहा है, यानी कि ये एक बेस है, बिकॉज बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो किसी भी एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb, उसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का जो Kb होता है, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 10 Kw। और Kw की वैल्यू अगर आपको 25 डिग्री सी टेम्परेचर दे रखा है, आपको पता है Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। क्या ये बात सही है? ठीक है, क्या ये बात सही है? तो Ka ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाय Kb ऑफ अ बेस विल बी इक्वल टू Kw। ये छोटी सी चीज, मतलब ये छोटी सी चीज है जो आज मुझे पूरे चैप्टर के दौरान मतलब बारी बारी रिपीट बेसिस पे यूज होगी। तो बच्चे को रटा होता है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, ये नहीं पता होता किसका Ka, ये नहीं पता होता किसका Kb। तो वापस से रटो मत, सीखो। अगर मैंने कोई भी एसिड लिया, उसका Ka मल्टीप्लाइड बाय उसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस का Kb, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी Kw। तो ये तो मेरे ख्याल से सबने रटा था ना, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। ये जेई मेन के लिए सब बच्चों ने रटा है, मगर इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? आई होप ये बल्ब सब बच्चों को अच्छे से चमक गया होगा। बच्चे, जितने भी बच्चे चैट्स में लिख रहे हैं कि मेरी इतनी परसेंटाइल आई है ना, ये कैटेगरी है, आज ये सारी चीजें, जैसे ये सेशन खत्म होता है ना, आज फुली पैक्ड है मेरा स्केड्यूल भी एंड आई एम श्योर आपका स्केड्यूल भी। मुझे पता है जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, क्लास में डेफिनेटली मन नहीं लगता। बट बच्चे आप याद रखो, अगर आपके दिमाग में अभी ये सारी चीजें आ रही है ना, ये उलझने जो उलझे हुए हो तुम, ये जो उलझन तुम्हारे दिमाग में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आ रही है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेन का क्या रिजल्ट है, वो बच्चा लगा हुआ है एडवांस के लिए। तो याद रखना, अगर तुम 2 घंटे भी इस उलझन के चक्कर में वेस्ट कर रहे हो ना, एक ऐसा तुम्हारा कॉम्पिटिटर है जो 2 घंटे के अंदर अंदर 4 घंटे का काम करेगा। तो मेक श्योर बच्चे, जितनी डिस्कशंस हैं मैं करूंगी, आई विल डेफिनेटली कम लाइव ऑन यूट्यूब, वहां पर सारी डिस्कशन करेंगे। बट अभी क्लास के टाइम पे मुझे नहीं मैटर कर रहा कि रिजल्ट क्या आया है, कितना आया, कैसे आया। अभी जो चीज मैटर कर रही है, रिजल्ट जो आ गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। याद रखना, अभी जो चीज मैटर करेगी वो ये कि तुमने अगर आज 2 घंटे की पढ़ाई करी ना, तो क्या इससे तुम्हारे 4 नंबर एडवांस के लिए बढ़ते हैं या नहीं। तो मेन की रैंक बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी, एडवांस पे फोकस करो, ठीक है? डन। चलिए, तो एक चीज तो हमारी ये हो गई जो मुझे आप बच्चों को सिखानी थी। दिस वाज टॉपिक नंबर 1, ठीक है, टॉपिक नंबर 1। अब हम आज की क्लास का बच्चे टॉपिक नंबर 2 करेंगे। मैं आपको ना मेन में जो चीजें आती हैं, जो आपने ऐसे रट रखी हैं, उन चीजों को रट्टा मारने की बजाय कैसे एडवांस में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो सिखाती हूँ। चलो एक बात बताओ, क्या सब बच्चे ये जानते हैं कि मैम अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक और स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, इसका मिक्सचर हमें गिवन है, या एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हमें गिवन है ना? आपने ये कर रखा है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर गिवन है इसके मिक्सचर का पीएच कैसे निकालते हैं, ये मेन में सिखाया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो फिर भी देख लो। मान लो मेरे पास एक एसिड है HCl, एक मेरे पास है H2SO4, ये दे रखा है 0.3 मोलर 500 मिलीलीटर, ये दे रखा है मान लो 0.2 मोलर 1000 मिलीलीटर, और हमें कह रखा है हमने दोनों को मिक्स कर दिया, फाइनल पीएच बताओ। तो हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। आई डोंट नीड HCl या H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन, मुझे क्या चाहिए? H+ की कॉन्सेंट्रेशन। फाइनली हमें क्या चाहिए? H+ की कॉन्सेंट्रेशन। पीएच ऐसे ही तो निकालते हैं ना, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, फिर मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यहां पर H2SO4 के मोल्स आए, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। याद आ रहा है कि मैम एक H2SO4 2H+ देता है,
तो इतने मोल्स H2SO4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इतने H+ मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स H+ के हो गए दिस प्लस दिस, और टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 1500 ml। ऐसे ही करते हैं, यू कैलकुलेट द फाइनल pH। अगर दो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते सेम अप्रोच लगाती। ये हमें आ गया, ये हमें आ गया। ये कैसे करते हैं ये भी आपने सीखा हुआ है। मान लो मेरे पास NaOH है, NaOH मेरे पास 30 मिलीलीटर है, 0.2 मोलर। मेरे पास H2SO4। बच्चे ये मेन की चीजें हैं, तो ये मेन की चीजें तो मैं आपको भी क्लास में एज सच है ना बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर एडवांस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो बेसिक चीजें हैं वो बस एक क्लियर पिक्चर दे देती हूँ। ये भी 0.2 मोलर है। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, कोई कह रहा है इन दोनों को मिक्स करा, बताओ सॉल्यूशन का फाइनल pH कैसे आएगा। रट्टा नहीं मारना यार, अपने को रट्टे से कतई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है मैम एसिड H+ देगा, बेस OH- देगा, मिलके क्या बना लेंगे वाटर, यही होता ना। यहां से OH- के कितने मोल्स आ रहे हैं आप लिख देंगे 300 इंटू 0.2 मिलीमोल्स। H2SO4 के कितने मोल्स आ रहे हैं 100 इंटू 0.2 इंटू 2। ये मिलीमोल्स H+ के हो गए, ये मिलीमोल्स OH- के हो गए। अब अगर H+ के मोल्स OH- से ज्यादा हैं तो जितने H+ OH- से एक्स्ट्रा हैं वो pH के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर OH- के मोल्स H+ से ज्यादा हैं तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है। अगर H+ और OH- के मोल्स सेम हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बनता है। आई एम 100% श्योर कि ये चीजें आपने अपने मेंस के लेवल तक करी थी ना। घबराना मत, जो आपको डीपीपी शेयर करी जाएगी, डीपीपी में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर मेन का थोड़ा सा पार्ट आपको यूज होना है, सो दैट चीजें रिवाइज हो जाए, है ना। ये पढ़ा था हमने। चलिए हाँ, न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन, इन्हीं को कई बच्चे डर डर के नाम से पढ़ते हैं। मैम टाइट्रेशन, हमको तो नहीं आती टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज नथिंग, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। केवल मोल कॉन्सेप्ट लगाना ही क्या कहलाता है टाइट्रेशन। सही बात है। अब मैं आपको एक नया केस देती हूं, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझेंगे। टॉपिक नंबर 2 जो जेई मेन स्पेसिफिक था ये कर लिया, अब करना बल्ब चमकना चाहिए। दिस इज टॉपिक नंबर 3। समझना ध्यान से बच्चे, मुझे pH कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। एक ऐसे सॉल्यूशन की pH कैलकुलेशन करनी है विच इज अ मिक्सचर ऑफ, ध्यान से देखना, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और एक वीक बेस होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूं, बताओ ऐसे क्वेश्चन का pH कैलकुलेशन कैसे करना है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज है। यहीं से वो जो कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ा था, कौन से, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़कर आए थे ना। आज उसी चीज को आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे। अब से आपके कॉन्सेप्ट्स चमकेंगे, मेरी गारंटी। जितने बच्चों ने इक्विलिब्रियम के लिए रट्टा मार रखा है ना, ये फॉर्मूला, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, बस उस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में चमका लिया ना, हर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं गारंटी देती हूं। पहले आइडेंटिफाई करना, हमारे पास गिवन क्या है। मेरे पास एक वीक बेस है और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इन दोनों का मुझे pH कैलकुलेशन, जो दोनों का जो मिक्सचर है, pH कैलकुलेशन करना है। डेटा में लिख कर आई हूं। एक दिन एक बच्चा कह रहा था, है ना, साक्षी मैम ना देख के पढ़ा रही है। मैंने सोचा यार अगर फिजिकल के क्वेश्चन का डेटा भी मुझे रटा होगा तो रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यार केमिस्ट्री में। मैं फिजिकल के क्वेश्चंस का डेटा तो नहीं रटूंगी, तो डेफिनेटली आई अग्री, मैं पेपर पे डेटा लिख कर आती हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का ये डेटा, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग, ठीक है ना। चलिए सोचो बच्चे, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये 0.2 मोलर हमें गिवन है। एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी 0.2 मोलर हमको गिवन है, ठीक है। और Kb, ये जो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका Kb अपने को गिवन है 10⁻⁻⁵। केवल इतना डेटा आपको प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन ये है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करके बताएं। क्या क्वेश्चन चमका?
ऐसे आपने देखा है मैट्रिक्स मैच में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर मतलब एसिड या बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 वीक बेसिस, 2 वीक एसिड, जो भी है यहाँ वो दे रखा होता है, सामने पीएच दे रखा होता है, मैच द फॉलोइंग करना होता है। ऐसे किया ना मैट्रिक्स मैच, एडवांस के पीवाईक्यू आज शाम को करेंगे। तो अगर कोई मुझे कहे कि इसका आपको मुझे पीएच बताना है, हम अपने दिमाग में ये कहेंगे मैम कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो वीक बेस है उसकी इक्वेशन लिखो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। क्या ये सही बात है भाई? इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो यही सिखाया गया था। अब ध्यान से देखो, अगर शुरुआती तौर पे देखो T इज इक्वल टू 0 पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.2। अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं, मगर ध्यान से देखो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पूरा का पूरा OH देगा, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.2। क्या ये बात सबको समझ आई? जितना डेटा हमको गिवन है मैं सारा का सारा डेटा क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ठीक है। अब अपने को क्या इक्विलिब्रियम ही तो लगाना है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.2 में से कुछ कम हो जाएगा, ये कितना बनेगा x, ये कितना बनेगा x, और ऑलरेडी 0.2 प्रेजेंट था तो कितना हो गया 0.2 प्लस x। क्या इक्विलिब्रियम के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी आ गई? क्या इक्विलिब्रियम के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन लिखनी आ गई? बिल्कुल। यहां तक अगर बल्ब चमका, आगे देखिए, आपको याद है हमने ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या था? एक वीक एसिड के लिए हम बोलते थे अल्फा इज इक्वल टू √KA/C। वीक बेस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा इज इक्वल टू KB/C ओवरऑल √। क्या ये बात सब जानते हैं? क्या मुझे KB की वैल्यू दे रखी है? क्या मुझे KB की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁵। क्या मुझे C की वैल्यू दे रखी है? C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस 0.2। आपको ये पता चल जाएगा कि मैम ये अल्फा की वैल्यू ये 0.05 से कम आ रही है। अगर अल्फा की वैल्यू कम आ रही है यानी कि आप x को इग्नोर कर सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू कम आ रही है तो आप x को डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? तो मुझे पता चल गया कि मैम x को अगर मैं इग्नोर करूं तो मेरे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.2। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, क्या आप POH निकाल सकते हैं? अगर मैंने 14 में से POH माइनस कर दिया तो क्या मेरे पास pH आ जाएगा? लो, इतना ही करना था क्वेश्चन में। बस बच्चा डर जाता है कि हाय मैम कॉमन आयन इफेक्ट है, इसके अंदर ना NaOH जो है कॉमन आयन की तरह एक्ट कर रहा है, रिएक्शन आगे पीछे फ्लान ढींग पता नहीं क्या क्या। हमको कोई मतलब नहीं है। हमने एक ही चीज जो जेई मेन में सीखी थी, पहले इक्विलिब्रियम लिखो, T इज इक्वल टू 0 पे क्या क्या गिवन है वो लिखो, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे क्या क्या गिवन है वो लिखो, और सिंपल जो बेसिक है अल्फा इज इक्वल टू √K/C, अल्फा इज इक्वल टू √KB/C, इतना लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा। कोई प्रकार की कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैम कैलकुलेशन मुश्किल है, पता नहीं कैसा सा लग रहा है कि मैम यहां तो ना शायद कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। वो सारी थियोरी बहुत बढ़िया लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर जब भी एडवांस का क्वेश्चन करोगे यही प्रोसीजर फॉलो करना। आज मैं और कुछ सिखाऊंगी नहीं, पता है आज ऑल द एडवांस की क्लास है, बट आप बिलीव नहीं करोगे पूरी क्लास में मैं सिर्फ यही अप्रोच यूज करूंगी। अप्रोच यही होगी, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे मगर अप्रोच विल रिमेन द सेम। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स वीक है ना बच्चे, यूट्यूब पे मैंने ये इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है। इक्विलिब्रियम कोई दिन छोड़ कर मत जाना। अगर एक बार पूरा गो थ्रू कर सकते हो थियोरी तो वेल एंड गुड। जिस बच्चे को मेन की थियोरी नहीं आती, एक बार गो थ्रू करके वापस इस लेक्चर को देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। बट जिन बच्चों ने मेंस तक का इक्विलिब्रियम कर रखा है, दिस इज परफेक्ट फॉर यू। ना इससे ज्यादा करना है ना इससे कम करना है। आगे समझ? ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई सामने देखिए, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा बच्चा है हु हैज नॉट अंडरस्टूड, सामने देखिए। एक रामबाण बता रही हूं, एक बल्ब है जो चमकना चाहिए। क्या है बल्ब? मैम सबसे पहले ये जो भी दे रखा है ना, इसको हमें गोली मारनी है। हमें बस ये पता करना है क्या क्या। स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस का मिक्सचर दे रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का मिक्सचर दे रखा है और क्या निकालने को बोला गया? पीएच।
मैंने कहा मैम हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में वो इक्विलिब्रियम लिखना आता है, तो आपने इक्विलिब्रियम लिखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, अमोनियम प्लस OH माइनस, ठीक है, लिख लिया इक्विलिब्रियम। अब T इज इक्वल टू 0 पे जो जो गिवन है लिख डालो। T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2, इसकी कुछ भी नहीं। अब बाहर से आपने NaOH डाला है ना, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये पूरा का पूरा टूटेगा टू फॉर्म Na प्लस प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कितने 0.2, मैंने यहां लिख लिया। अब यही तो सिखाते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम का सबसे पहला, सामने देखो, ये इक्विलिब्रियम की सबसे पहली चीज ये नहीं सीखी आपने, HA टू फॉर्म H प्लस प्लस A माइनस, ये A कुछ नहीं, A माइनस एक्स एक्स एक्स, फिर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, फिर मान लो ये एसिड है तो Ka इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, अगर मान लो मैंने कहा अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, x की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप बुकिश लैंग्वेज की टर्म्स में बात करो, चलो बुकिश लैंग्वेज की टर्म्स में बात करती हूँ, आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, मैम ये C कुछ नहीं, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, फिर K क्या होता है, C अल्फा इंटू सी अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, C से C गया, K की वैल्यू क्या हो गई, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 से भी कम है तो इग्नोर कर दो, अल्फा का फॉर्मूला आ गया √K/C। ये जो बहुत बेसिक सी चीज आपने मेन के लिए सीखी थी ना, एडवांस में भी इतनी यूज करनी है, बट क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती जाएगी, अप्रोच हैज टू बी द सेम। चमका बल्ब, देखना अभी आगे बढ़ेंगे सारे केसेस अपने आप और ज्यादा क्लियर होने लगेंगे। 3 टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूं, आज की क्लास का टॉपिक नंबर 4, अपनी अप्रोच सेम रखनी है, अपनी अप्रोच सेम रखनी है, दिस इज आवर अप्रोच। ये सबसे बड़े वाला बल्ब है जो चमचम चमचम चमकता रहना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करूंगी, अप्रोच हैज टू बी दिस ओनली, सी नथिंग, सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, फिर के कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब कई बार हमें ये यूज करना पड़ सकता है, क्या यूज करना पड़ेगा, मैम ये A कुछ नहीं, A माइनस एक्स एक्स एक्स, तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई A माइनस एक्स। अब ये 2 अप्रोच कम से कम रट्टा मत मारना, अगर ये 2 अप्रोच ही रट्टा मार ली फिर जेई एडवांस आपके बस की बात नहीं है, एटलीस्ट इतना रट्टा तो नहीं मारना। डन, ठीक है, हाँ मैम पता है ये सब, हाँ बच्चे बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो शुरू में मैंने आपको कहा ही था कि मुझे मेन की चीजों को लेके एडवांस तक पहुंचाना है ना, ये चैप्टर टफ होता है, बहुत बच्चों को टफ लगता है, तो अगर मैं सीधा एडवांस तुम्हें पढ़ा दूंगी ना तो तुम कहोगे मैम कहाँ से ऊपर से जा रही है बातें, इसीलिए मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। चलिए एक अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मुझे NaOH, अब टॉपिक डाल लो, वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन का pH निकालना है। भाई पूरे क्वेश्चन में फाइनली करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास NaOH है जो कि 10⁻⁻8 मोलर दे रखा है, और मैं आपसे बोल रही हूं कि चलो बच्चों pH कैलकुलेट करके बताओ। क्या है, NaOH है जो कि 10⁻⁻8 मोलर है, आपको pH कैलकुलेट करके दिखाना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचेगा मैम एक बात बताऊं, NaOH है ना, ये Na प्लस और OH माइनस देगा, है ना, ये 10⁸ कुछ नहीं, तो ये पूरा का पूरा खत्म, ये बनेगा 10⁸ मैम अगर मुझे POH पता चल गया 8 है तो मैं pH निकाल दूंगा, 14 में से 8 को माइनस कर दो, ये गलत अप्रोच है। ये अप्रोच तब तक लगती है अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, बट यहां तो सॉल्यूशन 10⁻⁻8 मोलर है। क्या आप भूल गए कि पानी नाम की भी तो कोई चीज होती है, वो भी तो डिसोसिएट होगी, और अगर पानी नाम की चीज डिसोसिएट होगी तो ये भी तो अपना OH माइनस देगा, और आपको पता है नॉर्मल वाटर अगर डिसोसिएट होता है तो 10⁻⁻7 मोलर तो OH माइनस देता है, तो ये OH माइनस है, ये OH माइनस है। अब इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत सारे है ना सॉल्यूशंस में देखने को मिलती है, वो कहते हैं टोटल OH माइनस कितना, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻8 ऐड कर दो, अब POH निकालो फिर pH निकालना। ये बेसिक तो ठीक है,
मगर ये गलत अप्रोच है, ये गलत है, ठीक है। अभी तक ये जितनी भी चीजें हैं गलत अप्रोच है, ये गलत है। अब मैं आपको बताती हूं एक्चुअली इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। क्वेश्चन को करने का तरीका, मुझे क्या ढूंढना है, इक्विलिब्रियम। मेरी अप्रोच, मेरा बल्ब वही रहेगा कि इक्विलिब्रियम ढूंढो। यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, वाटर टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस। मैंने कहा मैम ये A, ये कुछ नहीं, मान लो ये कुछ नहीं, मैंने कहा A कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन में देखा क्या ये स्ट्रॉन्ग है, जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है वो 100% डिसोसिएट होगी। तो मेरे पास शुरुआत में 10⁻⁻8 मोलर OH माइनस है। मैंने कहा मैम बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही तो बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। जब T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आएगा, ये टूटेगा A माइनस एक्स, ये x बनेगा, ये कितना बनेगा 10⁻⁻8 प्लस x। क्या ये बात सबको चमकी, क्या ये बात सबको चमकी? अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, KW, पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट KW की वैल्यू, ये तो लिक्विड है, काट दो, x इंटू 10⁻⁻8 प्लस x। क्या मैं सॉल्व कर दूं, x का स्क्वायर प्लस 10⁻⁻8 टाइम्स x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x एक्चुअली है क्या, x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो आप आराम से pH निकाल लेंगे। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई? यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज मत कर देना। अगर यहां पर भी सब कुछ सेम अप्रोक्सीमेशन यूज कर दी, देखो यही तो फर्क है। अभी तक हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करते थे। अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, है ना। बट अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, हियर यू विल गेट द मोस्ट परफेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी थी ना, तो लगभग जो आंसर यहां से आ रहा था वही आ जाएगा। तो यहां पर पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ये तो निकाल लोगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, h आ जाएगा, h इज नथिंग बट x आ जाएगा, h इज H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस करने से यू विल बी गेटिंग pH। देखना मैंने अलग क्वेश्चन कराया, दिस इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। यहां पर मैंने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, या फिर इसी को अलग से लिख दो, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन होता। ये अलग क्वेश्चन था मगर अप्रोच सेम थी। ये उससे भी अलग क्वेश्चन है मगर मेरी अप्रोच सेम है। अप्रोच क्या है, पहले इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखो, जितनी चीजें गिवन है सब कुछ चेप दो क्वेश्चन का उठा के, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है। बस मुझे एक ही चीज पता है कि मुझे इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है। बच्चे KW की जो वैल्यू होती है, ध्यान से सुन लीजिए, जो पानी का है ना, पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, वाटर टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस, इस इक्वेशन का KW आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी 10⁻⁻14 वैल्यू होती है एट 25 डिग्री C। एट 25 डिग्री C अगर टेम्परेचर चेंज होगा KW की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। वाटर को कट क्यों किया, वाटर को कट इसलिए किया क्योंकि यहां पर वाटर लिक्विड होता है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो A माइनस एक्स मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, समझे। डन डन डन, कोई बात नहीं, जितने डाउट्स आ रहे हैं बेझिझक पूछिए, हमको कोई टेंशन नहीं है, डाउट्स वगैरह पूछते जाना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। 4 टॉपिक्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैंने डीपीपी में सवाल भी डाले। जो आपकी डीपीपी मैंने बनाई है वो इसी तरीके से बनाई है कि जितने टॉपिक्स मैं क्लास में कवर करा रही हूं, लगभग हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे आज की क्लास का टॉपिक नंबर 5। अभी ये तो टेंशन नहीं है ना कि मैम क्वेश्चंस तो सॉल्व कराए नहीं, ये सब क्वेश्चंस ही हैं, दीज आर ऑल क्वेश्चंस। बस मैं एक काम आप बच्चों पे छोड़ रही हूँ कि ये एक्स को सॉल्व कर लेना। मैथ्स वाला काम मैं नहीं करके दिखा रही हूँ। अब ऐसा नहीं है मैम को मैथ्स नहीं आती है, डेफिनेटली ये सब सॉल्व करना आता है, ठीक है। मगर अगर मैं एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करूं, जितने भी शॉर्टकट्स थे वो शॉर्टकट्स, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट में सिखा रही हूँ। अब मैं अगर कैलकुलेशन यहाँ पर करने लगूंगी तो आप खुद सोचो यहाँ का जो टाइम यूज हो जाएगा, फिर उस टाइम में इट्स बेटर कि मैं कुछ नया टॉपिक करा दूं, ठीक है। तो घबराना मत कि क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चंस हो रहे हैं, इट्स जस्ट मैं आंसर तक नहीं निकाल के दिखा रही हूँ, वो जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपको करना है, ठीक है।
मैम इक्विलिब्रियम फाइंड कैसे करें तो पता चलेगा? क्या हुआ, कौन लिख रहा है? क्या दिक्कत आ गई? कोई इश्यू है तो बताइए, ठीक है ना? ओके, बढ़िया है। हाँ जी, चलिए अब इसके अलावा ध्यान से देखिए, ठीक है ना? ये x इंटू, हाँ ये 10⁻⁻14 है, तो x इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, प्लस x स्क्वायर माइनस 10, सही तो है, डन, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं बच्चे टॉपिक नंबर 5 के बारे में बात। अब ध्यान से सुनना, नया टॉपिक है। सपोज करो, और ना इसकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रही हूं, आई एम नॉट मेकिंग यू गाइज डू द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बड़े ध्यान से सुनना, वापिस सुनो। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? समझ आ गया मैम? कुछ नहीं, बस मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है? विजुअलाइज करते जाना दिमाग में, एक स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल चाहे तो लिख देती हूं, HCl 0.2 मोलर, H2SO4 0.3 मोलर, ये 200 ml दे रखा है, ये 500 ml दे रखा है। कोई पूछे पीएच निकालो तो हर बच्चा कर लेगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, मेरे पास NaOH दे रखा है, ठीक है, मेरे पास BaOH ट्वाइस दे रखा है, सपोज करो, ये 0.3 मोलर 60 मिलीलीटर दे रखा है, 0.5 मोलर 100 मिलीलीटर दे रखा है। कह रहे बताओ पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी आपने कर रखा है। आगे देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, ये भी आपने कर रखा है। ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, या फिर इसको हम टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये 3 केसेस आपने कर लिए। फिर 4th केस मैंने आपको कराया, मान लो मेरे पास एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसिटिक एसिड है 0.2 मोलर 200 मिलीलीटर, और मेरे पास HCl है, ये है 0.5 मोलर। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, कर पाओगे? ये वही केस है जो अभी सिखाया है। पहले इक्विलिब्रियम लिख देना, एसिटिक एसिड CH3COH क्या बनेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, फिर जो वैल्यूज गिवन है वो लिखनी है। अगला टॉपिक आता है कि मेरे पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, पीएच निकालो। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले हमने कंप्लीट किया, यहां तक डन है। अब एक नया केस जो मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज टॉपिक नंबर 5। इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, आपको एडवांस में डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स, और मैं आपसे कह रही हूं पीएच कैलकुलेट करने को, समझ आया? 2 वीक एसिड, ये आपने मेन में कभी नहीं पढ़ रखा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास HCN दे रखा है एंड एसिटिक एसिड, ये चमका मैम, ये दोनों वीक एसिड है। और अगर आपको नहीं चमक रहा कि दोनों वीक एसिड है, तो मैं आपको बताती हूं, इसका Ka दे रखा होगा, इसका Ka गिवन होगा, इसका भी Ka गिवन होगा। यू विल बी गिवन द Ka फॉर बोथ द एसिड्स, तब तो क्लिक हो जाएगा कि ये वीक एसिड है। कोई ऑर्गेनिक एसिड और ले लिया, या फिर आपको गिवन है मिक्सचर ऑफ 2 वीक बेसिस, 2 वीक बेसिस का मिक्सचर। मान लो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, ठीक है, या फिर मान लो मेरे पास एक और अमीन ले रखा है CH3 CH2 NH2, ये दोनों बेसिस है ना, इन दोनों एक हाइड्रोक्साइड दे दिया, एक अमीन दे दिया, दोनों वीक बेसिस हैं, दोनों का इसका K भी गिवन होगा, इसका भी K भी गिवन होगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द पीएच ऑफ दीज सॉल्यूशन? इन सॉल्यूशंस का पीएच कैसे कैलकुलेट करना है? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 पन्ने की डेरिवेशन, पेपर में डेरिवेशन करने का फुर्सत नहीं है। जब मैं आपको क्रैश कोर्स में डेरिवेशन नहीं करा रही, तो आप समझ लो ना कि पेपर में तो डेरिवेशन कतई करनी नहीं है। इस केस में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट Ka1, एक एसिड का Ka इंटू C1 प्लस अंडर रूट ऑफ Ka2 इंटू C2, यानी कि जो वीक एसिड है HCl, इसका Ka और इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लस
दूसरे वाले वीक एसिड का K और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सो अंडर रूट Ka1C1 प्लस अंडर रूट मतलब प्लस Ka2C2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? इस केस में वीक बेसिस के मिक्सचर में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला अंडर रूट Kb1C1 प्लस Kb2C2। बच्चे ये डायरेक्टली दोनों फॉर्मूला अगर चमक जाएंगे तो पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी। डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, कम से कम मेरी बात पे विश्वास करके चले जाना। यू विल नॉट बी आस्क्ड डेरिवेशन एवर। 2 पन्ने की डेरिवेशन है, नहीं करनी अपने आप को, ठीक है? ठीक है, वाटर इक्विलिब्रियम में क्यों कंसीडर किया था? सामने देखिए, एक बच्चे का डाउट आया पिछले वाले क्वेश्चन में, आपने वाटर को इक्विलिब्रियम में क्यों लिया? आपको मैं बता देती हूं, मेरी बात सुनिए, एक छोटा सा आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाए। पहले मुझे ये बता दो, दिस इज क्लियर? क्या H प्लस की वैल्यू निकालनी आ जाएगी? क्या OH माइनस की वैल्यू निकालनी आ जाएगी? अब मैं एक बात बताती हूं, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको ना बताया होता, किसी को डेरिवेशन देखनी है, एटकिंस नाम से एक बुक आती है, पीटर एटकिंस, किसी को डेरिवेशन देखनी हो आराम से डिटेल में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक उठा के, अच्छी है ना, जो थोड़ी मास्टर्स लेवल की बुक है, कोई भी मास्टर्स लेवल की बुक उठा के डेरिवेशन देखना चाहो देख सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है वैसे तो, ठीक है? अब आपको क्या गिवन होगा? 2 एसिड। अब बच्चा क्या करे, जिसको नहीं पता डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं बताती हूं। पहले वो एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम लिखेगा, उसको सॉल्व करेगा, फिर वो HCN का इक्विलिब्रियम लिखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। देखो करके दिखाऊं? आप एसिटिक एसिड का लिखोगे मैम CH3CO माइनस प्लस H प्लस, आप HCN का लिखोगे मैम H प्लस प्लस CN माइनस, फिर आप कहोगे मैम ये C नथिंग नथिंग, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। मैं बताती हूँ, ये C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1। फिर आप लिखोगे ये C2 कुछ नहीं, फिर आप लिखोगे C2 माइनस C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। फिर आप कहोगे मैम ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर 2 इक्विलिब्रियम साथ में मेंटेन्ड है। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ना तो C1 अल्फा 1 है ना तो C2 अल्फा 2 है, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। तो ये पूरी डेरिवेशन करी, फिर अल्फा को K की टर्म्स में, क्योंकि यू विल नॉट बी गिवन अल्फा इन द क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ Ka1 और Ka2 की वैल्यू दी जाएगी। तो इस पूरी कहानी को करने की बजाय डायरेक्टली अगर फॉर्मूला पता हो, 2 वीक एसिड का अगर मिक्सचर है तो H प्लस का फॉर्मूला अंडर रूट Ka1C1 प्लस अंडर रूट Ka2C2। 2 वीक बेसिस का अगर मिक्सचर है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट Kb1C1 प्लस अंडर रूट Kb2C2। समझे? चमका? सबको चमका? अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बच्चों को कई दिनों तक नहीं चमकता, मेरी बात सुनो। बच्चा कहता है मन पड़ता है तो वाटर का इक्विलिब्रियम ले लेते हो, मन नहीं पड़ता तो नहीं लेते हो। सामने देखो, मान लो मेरे पास एक डब्बा, क्या डब्बा, डब्बे में हमने रखा पानी, क्या रखा? पानी। आपको बता देती हूं पानी लिक्विड है, ये आप रोक के दिखाओ, मगर पानी हमेशा डिसोसिएट होगा टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस, हमेशा पानी डिसोसिएट होता ही रहेगा टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस। अगर इस रिएक्शन को हम 25 डिग्री C पर करा रहे हैं तो इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर तो प्योर लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं होती है, वाटर प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर होती है। आप इस कांस्टेंट, ये क्या होती है? कांस्टेंट, इस कांस्टेंट टर्म को उठा के लेफ्ट में लेके जाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आता है KW, जो ओवरऑल न्यू कांस्टेंट आया ना उसको बोलते हैं KW। KW का फॉर्मूला होता है H प्लस इंटू OH माइनस। अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, 10 रेज टू द पावर 7 मोल पानी में से केवल एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है टू फॉर्म, मतलब करोड़ों पानी के मॉलिक्यूल्स में से केवल एक पानी का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस। समझ रहे हो? तो ये मैंने रिएक्शन कराई 25 डिग्री C पर, मुझे पता चला कि ये भी 10 रेज टू द पावर -7 है, ये भी 10 रेज टू द पावर -7 है, इसीलिए KW की वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -14। यानी कि कोई भी पानी का सैंपल आपने लिया, आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, डब्बे में आपने पानी डाला,
इस पानी में हमेशा H+ होगा ही होगा, भले कम क्यों ना हो। अगर मैंने इसके अंदर 0.2 मोलर HCl डाला, क्या डाला? 0.2 मोलर HCl। अब मेरी बात सुनो, अब ये H+ कितना देगा? 0.2 मोल। मानते हो? ये 0.2 मोल देगा, है ना? यहां पर भी वही वाटर इक्विलिब्रियम, ये थोड़ी ना इक्विलिब्रियम है, वाटर इक्विलिब्रियम में आएगा, क्या बनाएगा? H+ + OH-। तो शुरू में देखो, मान लो ये A, ये 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻7, मान रहे हो? 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अब आपने H+ कितना ले लिया? आपने 0.2। भैया 0.2 में 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, है ना? ये ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ लो, इसीलिए जब हम सिंपल नॉर्मल 0.2, 0.3, 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो जो पानी से H+ आया होता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मान लो मेरे क्वेश्चन में है कि मैंने तो 10⁻⁻8 मोलर HCl लिया। अरे भैया, अब आपने जो HCl लिया है उसके अंदर से H+ कितना आ रहा है? 10⁻⁻8 मोलर, विच इज डेफिनेटली कंपेरेबल टू 10⁻⁻7। तो अगर मैं 10⁻⁻8 में 10⁻⁻7 ऐड करूंगी, अब मैं 10⁻7 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। यहां नेग्लेक्ट हो सकता था, यहां नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। समझ आ गई पूरी कहानी कि कहां पर पानी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना चाहिए, कहां पर पानी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चमका बच्चे, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, है ना, बहुत सारे बच्चों ने इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला सिर्फ रट रखे होते हैं, उनको चमकता ही नहीं है पेपर के टाइम पे कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना, यही नहीं चमकता। तो आज की क्लास का मेन मोटिव ही यही है कि आप बच्चों को एक चीज चमक जाए कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। पहले मुझे बताइए, यहां तक की सारी कहानी सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई या नहीं आई? कोई बच्चा जिसको यहां तक की कहानी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। डन? चलिए, अब एक और टॉपिक जिससे भर भर के आपके पेपर में सवाल आते हैं, सामने देखिएगा। कितने टॉपिक हो गए हमारे? टॉपिक 5 हो गया था, है ना? ये शायद टॉपिक नंबर 6 था। दिस वाज योर टॉपिक नंबर 6, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स और मिक्सचर ऑफ 2 वीक बेसिस। ठीक है, इसको लिख देती हूं टॉपिक नंबर 7। अब सामने देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाना चाहती हूं वो ये है टॉपिक नंबर 8। यहीं से अब एडवांस के सवाल ज्यादा बनते हैं। टॉपिक नंबर 8 जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब एक और चीज बता देती हूं, आप बहुत सारे YouTube चैनल्स पे देख लीजिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के शॉर्टकट्स होते हैं। देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स कि अगर ये सॉल्ट है तो H+ ऐसे निकालना है। वो आपने फॉर्मूला भी रट रखे होंगे कि pH = 7 - ½ ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C - समथिंग समथिंग। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। अब एक छोटी सी चीज और सुन लो, ठीक है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अगर एडवांस में सवाल आता है ना, तो वो कोई दिन ऐसा सवाल पूछ के राजी नहीं है जिसमें शॉर्टकट उठाया, चिपका दिया, आंसर आ गया। ऐसे सवाल आते हैं, मेन में आते हैं कि फॉर्मूला उठाया, चिपका दिया, फिर भी आंसर आ जाता है। एडवांस में जो बच्चा यहां पर, है ना, ये दोगलापंथी करने की कोशिश करता है, जिसको पीछे का कुछ नहीं पता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जिसको कुछ ही नहीं पता, वो अगर एडवांस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन करके आएगा ना तो नेगेटिव जरूर हो जाता है। तो इस टॉपिक को रट्टे मार के, जिन्होंने फॉर्मूला रट रखा है मेन लेवल का, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, एक नया फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा ना हो कि अंधाधुंध फॉर्मूला एडवांस में अप्लाई करो और फिर क्वेश्चन ना बने। तो आज हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के चारों जो टाइप्स होते हैं उनको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो मैं आपको पढ़ाती हूं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मेरे पास NaOH है, मान लो मेरे पास HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे बना हुआ सॉल्ट NaCl और वाटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया है, जैसे Na+, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, जैसे Cl- ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है,
बच्चे ये एकदम साधु महात्मा की तरह होते हैं, ये पानी में जाते हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं। देखो होता क्या है, ये पानी में गया Na+, पानी इसको सराउंड करेगा, ये Na+ एक्वस बना लेगा। ये पानी से कोई भेदभाव, कोई मतलब नहीं रखता। ये कहता है कि तुम सोचो कि मैम ये पानी को तोड़ दे, है ना, ये टूट जाए तो ये बनाएगा, जैसे मान लो ये H+ और ये OH-, ये बनाए NaOH + H+। ना, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। NaOH बनने का मतलब ये वो स्ट्रॉन्ग है, वो वापस से टूट जाएगा Na+ + OH-। जैसे ही Na+ + OH- बनेगा, ये OH- H+ से कंबाइन करके वाटर बना लेगा। तो अगर कोई कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आता है, वो पानी के साथ कतई कोई रिएक्शन शो नहीं करता, वो आराम से पानी में जाके साधु महात्मा की तरह बैठा रहता है। तो मान लो अगर कल को मैंने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, तो न्यूट्रल वाटर का pH अभी पहले भी 7 था। पानी में डिसॉल्व करने से ना तो पानी में H+ बढ़ा, ना OH- बढ़ा, ना H+ कमा, ना OH- कम हुआ। तो जब H+ OH- की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हुई, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट की चेंज इन pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसीलिए कहते हैं अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो उसका pH 7 ही आएगा, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन का pH 7, वो न्यूट्रल ही रहेगा। ये जानते हैं सब, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो इसी को चलो टॉपिक नंबर क्या डालना है ना, ये टॉपिक नंबर डाल ही देती हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि कौन सा, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो पूछ ले सकते हो बाद में। टॉपिक नंबर 9, भैया आप ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एडवांस की चीज है, तो मैं खाली फॉर्मूला बेसिस पे नहीं सिखाना चाहती। मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है CH3COONA। पहले तो ये पहचानो चमकाओ की सॉल्ट कौन सा है। आपको समझ आ गया कि मैम एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ये चमका कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब एक बात बताओ, आपको कभी इस क्वेश्चन में पूछे है ना कि CH3COO- को हमने पानी में डाला और मुझे इस सॉल्यूशन का pH बताओ, तो जो भी वीक एसिड है ना, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका K वो आपको देगा। मान लो उसने दे रखा है 10⁻⁻⁵, ये गिवन होगा, ये आपको रट्टे नहीं मारने, ये आपको गिवन होगा। और मान लो ये जो मान लो जैसे CH3CONA, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, क्या दे रखी है, मान लो मैंने कहा 0.1 मोलर दे रखी है। ये 2 डेटा गिवन होंगे। देखो ये क्वेश्चन होगा, पहले तो देखो क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन होगा कि मेरे पास एक सॉल्ट है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, एसिटिक एसिड की Ka दे रखी है 10⁻⁵। अब वो आपसे अलग अलग सवाल पूछ सकता है। सुनो क्या क्या सवाल, वो आपसे पूछ ले pH बताओ, ठीक है, तो वो तो आप फॉर्मूला चिपका देते हो। कल को वो आपसे पूछ ले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल के दिखाओ, तब नहीं क्लिक करता। वो पूछे परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालो, तब नहीं क्लिक करता। वो पूछे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालो, तब क्लिक नहीं करता। वो पूछे कि रेशियो बताओ कि कितनी हाइड्रोलिसिस हुई, या वो कुछ ऐसा दे दे कि इतनी हुई, इतनी होनी चाहिए थी, इसका रेशियो बताओ। तो अगर एडवांस का सवाल आता है तो वो खाली फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं आएगा। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने क्या सिखाया था, क्या बल्ब चमकना चाहिए, बल्ब इतना चमकना चाहिए कि मैम इक्विलिब्रियम का चैप्टर है तो पहले मुझे ना वो इक्विलिब्रियम लिखना सिखा दो। कौन सा इक्विलिब्रियम यहां पे होगा, तो मैंने कहा देखो बच्चों, देखो CH3COONA एक सॉल्ट है, जब इसको पानी में डालेंगे क्या बनाएगा, CH3COO- प्लस Na+। तो शरीफ है, स्ट्रॉन्ग से आया, तो ये तो पानी के साथ कोई रिएक्शन शो करेगा नहीं, तो दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्विलिब्रियम। मगर ये जो एसीटेट है बच्चों, ये दिखने में है ना बहुत चंट है, मतलब दिखने में ऐसे कितना प्यारा, दिखने में चंट नहीं है, वैसे चंट है, दिखने में कितना सिंपल सा लगता है एसीटेट। मगर तुमको पता है एसीटेट पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड प्लस OH-। ध्यान से आपकी नजरें देखें कि एसीटेट ने जब पानी के साथ रिएक्शन किया तो भैया OH- निकल के आ रहा है, यानी कि जितना OH पहले था ना, अब OH की अमाउंट पानी में चेंज हो गई, जिसकी वजह से pH चेंज हो जाएगा। क्या सब बच्चों को पहले ये समझ आ गया? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या है ना, हाँ शरीफ, ठीक है, क्या सब बच्चों को ये समझ आ गया कि मैम ये वो इक्विलिब्रियम है जिसको हमें स्टडी करना है, ये वो इक्विलिब्रियम है जिसको हमें स्टडी करना है। मैंने कहा आगे देखो, वो कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड।
आपको नजर आ रहा है कि मैम ये तो हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, क्या मैं इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को KH कह सकती हूँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो भैया कल को वो तुमसे KH पूछता है, तुमने तो फॉर्मूला रट रखा था, है ना, वो इस रिएक्शन का KH पूछ रहा है, वो पूछता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ, तो कुछ नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम का KH निकालना आना चाहिए। क्या ये बात सही है? अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी देर ध्यान से देखना। आप जानते हैं एसिटिक एसिड जब टूटता है टू फॉर्म एसीटेट प्लस H+, एसिड अगर H+ देता है तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, Ka। ये पढ़ा था ना, ये पढ़ा था ना। तो अगर मैंने कहा एसिड होता है प्रोटॉन डोनर, और भैया पिछली रिएक्शन में ये जो है ना, ये कॉन्जुगेट बेस H+ छीन रहा है और एसिटिक एसिड बना रहा है। किस 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 के दिमाग में ये बात चमकी, किस किस के दिमाग में ये बात चमकी कि मैम ये तो Kb ऑफ एसीटेट है? क्या इसी चीज के लिए आपको समझ आ रहा है? मैंने आज की क्लास, तुम किसी को देख लेना, मतलब रेयरली कोई टीचर होगा जिसने कभी इक्विलिब्रियम की क्लास यहां से स्टार्ट करी होगी, ये कि Ka एसिड का मल्टीप्लाइड बाय Kb बेस का इज इक्वल टू Kw, क्योंकि ये चीज हमने K इंटू Kb इज इक्वल टू Kw NCERT तक में दे रखी है, मगर इसको यूज कैसे करना है ये हमने आज तक सीखा नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको चमकेगा, देखो अब तुम्हें एक फील आएगी कि मैम देखने का नजरिया ही तो है ना, मतलब ये एक यार देखने की नजरिया ही तो है कि हाँ मैम ये तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी है मैम, एट द सेम टाइम ये तो एसीटेट H+ छीन रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम Kb भी बोल सकते हैं। पहले मुझे ये बात बताओ, क्या आपने बचपन में पढ़ रखा था कि Ka एसिटिक एसिड का मल्टीप्लाइड बाय Kb एसीटेट का इज इक्वल टू Kw? क्या ये हमने आज की क्लास की सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था? मुझे पता है इस रिएक्शन का Kb, ये K इक्विलिब्रियम क्या है, Kb, तो Kb ऑफ एसीटेट इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय Ka ऑफ एसिटिक एसिड। भैया अब आप बुक्स उठा के देखो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने बुक्स में ये पढ़ा था KH इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय Ka। क्या तुमने बुक्स में, क्या तुमने यूट्यूब पे ये शॉर्टकट सीखा है? ये शॉर्टकट तो मैंने खुद यूट्यूब पे सिखा रखा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते वक्त जो वीक होता है वो नीचे आता है। यहां पर वीक कौन है, वीक एसिड है, तो KH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Kw डिवाइडेड बाय Ka। क्या ये चमका? ये तुमने बुक्स में देख रखा होगा, हर जगह देख रखा होगा, मगर पेपर में एसीटेट के बजाय कुछ और दे दे, HCN दे दे, क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना, कोई और रैंडम एसिड उठा के देख ले, कंफ्यूज हो जाओगे। तो रटो मत, वो जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना उसको फिक्स कर लो कि मुझे इक्विलिब्रियम तलाशना है और उसके आजू बाजू जो भी चीज है मुझे सोचनी है। ये सबको क्लिक कर गया, KH इज इक्वल टू Kw बाय K। अब मेरी बात सुनो, क्या आपको Kw की वैल्यू गिवन है? हाँ जी मैम, ये तो पता ही होती है। क्या आपको क्वेश्चन में K की वैल्यू गिवन है? हाँ जी मैम। क्या आपको KH की वैल्यू निकालनी आ गई? ये KH की वैल्यू मुझे पता चल गई। आई नो द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। सही बात है। अब इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख दूं, अब इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख दूं। मुझे इक्विलिब्रियम, मुझे क्या सॉल्व करना था? आई नीड टू सॉल्व इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सॉल्व करना तो मेरे खून में है। क्यों? क्योंकि बचपन से रटा है हमने। एसीटेट पानी के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। यही तो रिएक्शन है ना जो इक्विलिब्रियम है, इसको हमें सॉल्व करना है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है? सोडियम एसीटेट दे रखा है 0.1, तो एसीटेट 0.1 T इज इक्वल टू 0 पे। ये कुछ नहीं, एसिटिक एसिड शुरू में कुछ दे नहीं रखा, OH माइनस कुछ दे नहीं रखा, कुछ भी नहीं गिवन है। अब तोड़ दो, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे तोड़ना, ये 0.1 माइनस x, ये कुछ नहीं, ये x, ये x। तो क्या मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू द पावर -9। अब आप ले सकते हैं कि x की वैल्यू बहुत बहुत कम है तो ऊपर लिख दो बस x का स्क्वायर, मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 इज 10 रेज़ टू द पावर -9। x की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल ली मतलब OH निकाल लिया, OH निकाल लिया तो POH निकाल लोगे, POH निकाल लिया तो PH निकाल लोगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रकार की इशू, कोई प्रकार का प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत तो प्लीज पूछिए। डन?
चमका चमका। अब एक और चीज, एक और छोटी सी एक और चीज, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी तो पूछ सकता है ना। अभी तक तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़कर आए थे, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोला था कि भैया रटना नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए ए नथिंग नथिंग ए माइनस एक्स एक्स एक्स, और ये भी क्लियर होना चाहिए सी नथिंग नथिंग सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ये अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस हो रही है, कहां गया अपना क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती? कैन आई नॉट राइट इट लाइक दिस? एसीटेट वाटर के साथ क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। ये देख लो, ये गायब होता जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये हैंडराइटिंग ही गायब हो जा रही है बीच में। ये 0.1 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। अब अल्फा को मैं H कह दूं, ये 0.1 H कह दूं, ये 0.1 H कह दूं। एक बात बताओ, अब पूरा का पूरा सॉल्व करके, ठीक है, कल को वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन पूछ ले तो क्या H की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना आता है, बस मैंने डिसोसिएशन की जगह हाइड्रोलिसिस लिख दिया, तो अब X निकाल लोगे, X निकाल लोगे। और यहां तो और यूज कर लो ना, अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं? अंडर रूट, मतलब H अल्फा या H इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C, और यहां पर K क्या है? K हाइड्रोलिसिस अपॉन C। हाइड्रोलिसिस का फॉर मतलब KH तुम्हें निकाल लिया है, C तुमको पता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बन गया। वेलकम टू जेईई एडवांस। चाहे जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन दिखने में सुनने में जितना मर्जी कठिन क्यों ना हो, अप्रोच तो फिर भी सेम है। यही तो अप्रोच लगा रही हूं मैं, इक्विलिब्रियम ही तो तलाशना है। मेरी आंखें कह रही हैं इक्विलिब्रियम तलाशो, इक्विलिब्रियम लिखो, बाकी एवरीथिंग विल गो स्टेप बाय स्टेप। समझे? क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आई? क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो। तो ये टॉपिक मैंने आपको टॉपिक नंबर 9 कराया। अब मैं आपको टॉपिक नंबर 10 करा रही हूं। देखो, मैं कोई डेरिवेशन कराने में तुम्हें नहीं बिलीव कर रही हूं, मैं कहीं पे डेरिवेशन नहीं करा रही, क्योंकि डेरिवेशन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर मान लो ये मेरे पास ईयर लॉन्ग बैच होता, मेरे पास बहुत टाइम होता, मैं हर चीज डिटेल में डिराइव करके दिखाती, बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड नो द वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और हर कॉन्सेप्ट को इतने डिटेल में आपको आना चाहिए जितना आपको एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक बार वापस से कंपाइल कर लेते हैं। मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसका सॉल्ट है। आई हैव अ सॉल्ट विच इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लिख देती हूँ NaCl। आप कह देंगे मैम pH तो 7 ही होगा, ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। मेरे पास एक सॉल्ट है फ्रॉम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि CH3CONA। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो जब मुझे इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, पहले तो मुझे रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? KH इज इक्वल टू KW। अब इसमें से वीक कौन है? एसिड, तो जो वीक है वो नीचे आएगा। मान लो मेरे पास होता वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको मैं पूरा डिराइव नहीं करा रही, जैसे मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब मुझे इसका KH निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी? KW डिवाइडेड बाय जो वीक है वो नीचे आएगा, यानी कि KB। वीक कौन है? बेस, तो वो नीचे आएगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हुई हो तो प्लीज बता देना। एक अगला केस, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है जहां पर वीक एसिड भी है वीक बेस भी है, तो एग्जाम्पल हो गया CH3COO माइनस NH4 पॉजिटिव। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड। अब मुझे कोई कहे कि इसका pH निकाल के दिखाओ, तो मैं कहूंगी यहां पर KH कैसे निकालेंगे? KW डिवाइडेड बाय जो वीक है वो नीचे आएगा, यहां पर एसिड भी वीक है तो K, यहां बेस भी वीक है तो KB। क्या ये बात सब बच्चों को चमकी? क्या मैम जिस रिएक्शन का हमने KH निकालना है, हमने X क्यों नहीं निकाला? जिस रिएक्शन का KH निकालना है X क्यों नहीं निकालना? हाँ, ये KH निकाल रखा है। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस।
मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 अलग अलग चीजें पूछ सकता है ना। वो कल को KH दे दे, आपसे पूछे कि मुझे POH निकाल के दिखाओ या PH निकाल के दिखाओ, तो पहले X निकालोगे, X निकाल लिया तो मतलब PH मतलब OH माइनस निकाल लिया तो PH आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन PH कैलकुलेट करने का नहीं था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैं शॉर्ट में ना सिखाती ना, मतलब मैं तुम्हें कहूँ फॉर्मूला रट लो तो भी आ जाएगा, ये एडवांस में कोई नहीं पूछता, नो वन विल आस्क यू बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड है। एडवांस में पूछेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ या परसेंटेज हाइड्रोलिसिस बताओ, तब ये आएगा ना, तब इसका तो कोई फॉर्मूला रट नहीं रखा, H का परसेंटेज H का, फिर लिखोगे 0.1 नथिंग नथिंग 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, मतलब अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को तभी यूज करना है जब वो पूछा जाए। अगर वो सीधा ही पीएच पूछ रहा है तो मैं एक्स की टर्म्स में खेलूंगी ना, मतलब मुझे क्या पड़ी है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की। तो यू विल कीप द क्वेश्चन एज सिंपल एज पॉसिबल, जब कॉम्प्लिकेशन वो करे तब हम कॉम्प्लिकेशन वाली सॉल्यूशन करेंगे, जब तक वो कुछ नहीं कह रहा तब तक मैं एच की टर्म्स में बात ही नहीं करूंगी। सो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, समझे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस क्लियर, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस क्लियर, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। के में हाँ चलो ये भी मेरी बात सुनो, ठीक है ना, ये वाली भी मेरी बात सुन लो। एक बच्चा कह रहा है मैम लास्ट वाले में के ऊपर आता है, मेरी बात सुनो, मैंने पीएच का फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं दोबारा बोल रही हूं, आई हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला ऑफ पीएच। ये जो लास्ट होता है ना, लास्ट जो तुमने बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखा होगा है ना, कि पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला 4 फॉर्मूला होते हैं, शॉर्टकट भी, चलो एक काम करूंगी मैं खुद ही वो शॉर्टकट की ट्रिक यूट्यूब पे डाल दूंगी, मेन लेवल तक के लिए अच्छी होती है, मैं खुद ही मतलब मैं खुद भी सिखाती हूँ बच्चों को, मेन लेवल तक के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, एडवांस में काम नहीं आती इसलिए एडवांस में मैं सिखाती भी नहीं। तो ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें KH निकालने का फॉर्मूला बताया, यहां तो KH की कोई बात ही नहीं करनी क्योंकि सिंपल pH 7 है, यहाँ pH 7, यहाँ KH कैसे निकालते हैं, KW, जो वीक है वो नीचे, जो वीक है वो नीचे, जो वीक है वो नीचे, दोनों वीक है दोनों नीचे। अब आप कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। राइट डाउन टॉपिक नंबर 11, ये फिर तुमने कर लिया, ये फिर तुम सॉल्व कर लोगे, ये फिर तुम सॉल्व कर लोगे, यहां KH निकालने के बावजूद भी जो आगे वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना कठिन है, ठीक है। क्यों कठिन है देखना, मान लो तुमने CH3COO NH4 को पानी में डाला, तो जब तुम इसको पानी में डालोगे तो एक तो ये इक्विलिब्रियम है CH3CO माइनस प्लस वाटर, ये बनाएगा CH3COOH, ठीक है ना, प्लस OH माइनस, फिर एक और इक्विलिब्रियम लिखोगे NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये बनाएगा NH4OH प्लस H प्लस। इन दोनों को सॉल्व करना काफी टफ है, तो हम क्या कहते हैं बच्चे को, हम ये कहते हैं अगर आपके पास वीक एसिड वीक बेस का सीधा सॉल्ट दे रखा है ना, तो इसके H प्लस का ही फॉर्मूला याद कर लो, और भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तब मैं कहती हूं केवल H प्लस का ही फॉर्मूला याद कर लो। H प्लस का फॉर्मूला होता है KW इंटू KA बाई KB। अब यहां पर KA ऊपर आता है, तो जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था मैम ऊपर वाले में लास्ट वाले में KA ऊपर आता है, वो KH में ऊपर नहीं आता, KH में जो वीक है वो नीचे ही आएगा। मगर हाँ अगर मुझे लास्ट केस के लिए वीक एसिड वीक बेस का सिंपल फॉर्मूला पता हो तो मैं लिख दूंगी KW इंटू KA डिवाइडेड बाय KB, समझे, चमका, डन। अब क्लियर हो रहा है, अब आ रहा है ना कॉन्फिडेंस। आज की क्लास की स्टार्टिंग वाला पार्ट कितने सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, हमको तो मेन का ही नहीं आता, एडवांस का क्या होगा, हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, हम बाद में आके पढ़ लेंगे। मैंने कहा था तसल्ली रखना, मतलब आपको घबराना नहीं, और आप DPP करना, शाम को जब मैं PYQ कराऊंगी ना, मैं कुछ नया नहीं कराऊंगी, सिर्फ ये जो बेसिक चीज मैंने तुम्हें सिखाई है ना, इक्विलिब्रियम लिखते कैसे हैं, जिसने ये बेसिक चीज सीख ली उसका पूरा चैप्टर अपने आप ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। हाँ ये एडवांस में डायरेक्ट यूज करिए, ये बिल्कुल आप एडवांस में डायरेक्ट यूज करिए, कोई मना नहीं है, नो वन विल स्टॉप यू। और जो बाकी के फॉर्मूला है ना वो भी भले आप एडवांस में डायरेक्ट यूज करो, इन केस डायरेक्टली H प्लस पूछा जाता है, बट कम चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्टली H प्लस पूछे, इसीलिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा दिया, ठीक है। सामने देखिए, अब हम एक डरावना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही नाम लिखूंगी आधे बच्चे ऐसे कांपने लग जाएंगे, मैम इसी के सवाल नहीं होते हैं, इसी के ही सवाल नहीं होते। टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशंस।
अरे 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 अरे, आधे बच्चे यहीं से डर जाएंगे, हाय मैम बफर के ही तो सवाल नहीं बनते हैं, बफर बड़ा मुश्किल होता है मैम। सामने देखिए, आपने 2-3 एक बार एडवांस में क्वेश्चन आया था, ईयर आई एम नॉट 100% श्योर, शायद 2018 का सवाल है या 2019 का सवाल है। आज शाम को करेंगे वो क्वेश्चन, नहीं 18-19 का नहीं, 2017 का सवाल है, यस 2017 का सवाल है। तो ये सवाल ऐसा आया था कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा गया था इनमें से कौन एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन, ABCD मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था 2017 का। उस क्वेश्चन को थियोरी की फॉर्म में करा रही हूं, ठीक है, सो दैट आपको पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाए। एक सेकेंड रुकिए। सामने देखिए, अभी तक आपने पढ़ रखा है मैम अगर हमारे पास कोई वीक एसिड होता है, बफर एक्शन नहीं करा रही कि बफर सॉल्यूशन कैसे बफर की तरह एक्ट करता है। आपको पता है इक्विलिब्रियम लिखते हैं, अगर बाहर से एसिड H+ डाला थोड़ा सा तो pH में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा बेस डाल दिया तो भी pH में चेंज नहीं आएगा, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया तो भी pH में चेंज नहीं आएगा। ये बफर का जो मेन वाला पार्ट है वो नहीं करा रही, एडवांस का करा रही हूं। हमने कहा मैम एक वीक एसिड ले लो और इसी वीक एसिड का कोई एक, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस ऐसे थोड़ी ना एसीटेट फ्री में मार्केट में अवेलेबल है, किसी की फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यू टेक अ वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यही लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, टेक वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैंने एसिटिक एसिड और CH3CONA का मिक्सचर ले लिया, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम बफर बोलते हैं, है ना। सिमिलरली आपके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक वीक बेस ले लो और इस वीक बेस का सॉल्ट ले लो विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दूसरा बफर। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन एनसीईआरटी में लिख रखा है। अब पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, जो भी आप वीक एसिड लेंगे, जो भी आप वीक बेस लेंगे, दे शुड बी कंपेरेबल। ऐसा नहीं कि एक 10 मोलर ले लिया, एक 1 मोलर ले लिया तो वो बफर नहीं बनेगा। अगर एक 0.3 मोलर लिया है, दूसरा 0.2 मोलर लिया है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल होनी चाहिए, तब जाके सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया सवाल था, 4 ऑप्शंस दे रखे थे, पूछा गया था बफर कौन है। अब ये तो दे रखा था वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये दे रखा था, मगर कॉन्सेंट्रेशन इतनी वेरिएंट दे रखी थी कि वो बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो एक वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मगर याद करना कंपेरेबल सॉल्यूशन लेना है। समझ गए? जेईई एडवांस 2017 उसी सवाल से एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी। मान लो मेरे पास वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है और उसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बना हुआ है। एग्जाम्पल देना, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका पीएच कैसे निकालते हैं? एक बात बताऊं, ध्यान से देखना। एक बात बताते हैं, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए H+ निकालना होता है, जिसकी वैल्यू होती है KW × K/Kb। क्या तुमको, अब देखो तुम्हें फील आएगी, क्या तुमको ये देखकर बल्ब चमका कि मैम इसके H+ की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसके H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। भैया KW कांस्टेंट है, Ka कांस्टेंट है, Kb कांस्टेंट है, यानी कि H+ की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैंने एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया तो इसके pH जो है वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपके वीक एसिड वीक बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो अगर मैंने वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, उसमें थोड़ा सा H+ डाला या थोड़ा सा OH- डाला या थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, तो pH चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी ज्यादा। समझ रहे हो? तो ऐसे एक्चुअली ये होता है, मतलब मान लो, ठीक है, एक ऐसा इंसान है, बफर का मतलब पता क्या होता है? बफर का मतलब क्या होता है? देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। एक लोग वो जिनकी ये बड़ा इंस्टाग्राम पे भी बड़ी रील्स वायरल है ना, ये वाली,
कि एक बंदा वो जिसकी सैलरी मान लो 7 को क्रेडिट होती है, ठीक है। जनरली आप देखोगे ऑफिसेज में 7 को, जैसे 7th ऑफ द मंथ होता है ना, फर्स्ट वीक का लास्ट में। अब जब तुम जाओगे IIT, फिर इंटर्न करोगे, ठीक है, फिर जॉब लगेगी, तो या तो 31st को क्रेडिट होती है कई ऑफिसेज में 1st को होती है, कई में 7th को होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई 7th को सैलरी आई और 8 को सारी की सारी सैलरी चली गई, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी केवल आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है ना, वो इन्वेस्ट करते हैं, खत्म नहीं हो रही सैलरी, समझ रहे हो। तो बफर इस टाइप के लोग होते हैं कि जितना उनके अंदर तुम H+ डाल रहे हो ना, वो उतना H+ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवरऑल H+ में चेंज नजर नहीं आता। तो ये जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें यही होता है। ऐसा नहीं है कि H+ डाल रहे हैं तो pH चेंज होता ही नहीं है, H+ डालते हैं ना तो वो वहीं पर जो OH- प्रेजेंट है वो H+ को खा जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में H+ का चेंज नजर नहीं आता। तो क्या समझ आ गया कि अगर कल को दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, हाँ, दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट दे रखा है ना, और पूछा जाए 4-5 ऑप्शन दे रखे, पूछा जाए बफर, ये 2017 में एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वो थियरी मैंने तुमको सिखा दी, तो अब समझ ही गए हो, होमवर्क तुम्हें पता चल गया। 2017 के JEE एडवांस के 2 ही क्वेश्चन हैं, वो करेंगे, ठीक है, ये तुम करोगे क्योंकि थियरी मैंने तुमको सिखा दिया, समझ गए। तो मेरे पास या तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मेरे पास वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं है तो मेरे पास एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एक वीक बेस और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे JEE मेन के लिए हेंडरसन्स इक्वेशन रटी थी, जो एडवांस में भी पूछी जाती है, pH = pKa प्लस लॉग ऑफ जनरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, तुम सॉल्ट लिखो या कॉन्जुगेट बेस लिख दो, कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। याद रखना दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करनी है। यहां पर हम डिफाइन करेंगे POH = pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का मतलब क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन, समझ आ गया। दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कंसीडर करेंगे, डन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आई होप ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है, डन है। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई। आगे देखिए, चमका, अब क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फॉर्मूला एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आज की क्लास का टॉपिक नंबर 13, एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करा ही देती हूं क्योंकि बफर के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो एक क्वेश्चन करा लेती हूं। लिखिए, मेरे पास ध्यान से करना, क्वेश्चन है ये तुम खुद करोगे, तुम्हें खुद चमकना चाहिए। मेरे पास एसिटिक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर दे रखी है, इसका 200 मिलीलीटर हमें दे रखा है। मेरे पास CH3COONA है, सोडियम सॉल्ट है, CH3COONA। क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 0.2 मोलर, इसको 300 ml ले लो। ऐसे ही डेटा आपको एडवांस में गिवन होगा, जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा मगर अंदर से आसान होगा। आपको एसिटिक एसिड का CH3COO, एसिटिक एसिड का नहीं, एसीटेट का Kb जो है वो गिवन है, यू विल बी गिवन द Kb ऑफ एसीटेट। मान लो Kb की वैल्यू मैंने दे रखी है 10⁻⁵। सब कुछ थियोरेटिकल है, एवरीथिंग गिवन हियर इज थियोरेटिकल। अदरवाइज जो एसिटिक एसिड का Ka है ना, जो एसिटिक एसिड का Ka है, चलो एक काम कर लो, इसको भी फिर कंफ्यूज हो गए, इसकी बजाय एक और काम कर लेते हैं। एक मेरे पास एसिड है HX, ये वीक एसिड है, लो मेरे पास एक वीक एसिड है HX और एक इसी वीक एसिड का सॉल्ट है NaX, ठीक है। और जो X माइनस है, X माइनस, इसका Kb दे रखा है 10⁻⁵। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया अभी, ठीक है। अब आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का pH निकाल के दिखाइए, इस सॉल्यूशन का pH निकाल के दिखाइए। तुमको कैसे, अब मैंने HX लिख दिया, कल को वो कुछ भी हो सकता है, मान लो वो CH3 CH2 CH2 COOH दे दे, प्रोपेनोइक एसिड दे दे, और प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट दे दे, ठीक है, वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप डेटा देखेंगे, आंसर करेंगे, अप्रोच सीखेंगे।
दोबारा देख लो, क्वेश्चन को पहचानना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। एक मेरे पास वीक एसिड है HX जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है, एक इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaX का जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है। ये दे रखा है कि ये जो X माइनस है इसका K भी गिवन है, थियोरेटिकल है ये। अब आप मुझे pH निकाल के बताएंगे, आप मुझे pH निकाल के बताएंगे। मैंने कहा मैम एक बात बताऊं, वीक एसिड का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो मेरे को तो मैम ये चमक गया कि मैम कहीं ना कहीं बफर है, कहीं ना कहीं बफर है। मुझे क्या तलाशना था, मुझे तो वो इक्वेशन तलाशनी है जहां पर मैं क्या लिखूंगी, इक्विलिब्रियम। मुझे केवल उसी इक्वेशन से मतलब है जहां मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगी। क्या ये पहला स्टेप समझ आया, H प्लस प्लस एक्स माइनस? क्या ये पहला स्टेप नजर आया, H प्लस प्लस एक्स माइनस? आज तो मैं तुमसे pH पूछ रही हूं, कल को वो पेपर में वही पूछ ले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ वीक एसिड का, कुछ और पूछ ले, तो करना आना चाहिए। एग्जैक्ट अप्रोच क्या होती है ये आना चाहिए। पहली बात तो ये ठीक है। अब मैंने कहा, मेरी बात सुनना, यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। मैंने कहा मैम T इज इक्वल टू 0 पे हमें कॉन्सेंट्रेशन देनी है। अब बच्चा पता है क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन लिख देगा 0.3, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख देगा 0.3, जो कि कतई हो जाएगी गलत, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर आप हेंडरसन्स इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखनी होती है। ये तो है कि एक ग्लास में HX था, एक बॉटल में NaX था, अब दोनों को मिला, ये उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है जब दोनों इंडिविजुअली थे। जब इनको मिक्स करा तो मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, तो HX की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। HX के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये मिलीमोल्स हो गए। टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 500, निकाल लोगे 0.3 है ना, इंटू 200 डिवाइडेड बाय 500 आ गया, कितना आएगा 0.12 आ जाएगा, 0.12। HX की कॉन्सेंट्रेशन 0.12। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। मैंने कहा मैम ये भी 0.12 आएगी, यहां पर कर लो 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500, ये भी 0.12 आएगी। तो H प्लस तो मुझे नहीं पता शुरू में कितना, X माइनस भी कितना 0.12। क्या ये आपको इक्विलिब्रियम लिखना आ गया, इक्विलिब्रियम लिखना आ गया। अब मैं क्या करूंगी, T इज इक्वल टू T पे मैम ये 0.12 में से X गया, ये X 0.12 प्लस X। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? अगर मुझे KB दे रखा है तो ध्यान से देखना, KB X माइनस का मल्टीप्लाइड बाय KA HX का, ओवरऑल वैल्यू 10⁻⁻14, ये पता है, ये पता है, K आ जाएगा। विल यू बी एबल टू कैलकुलेट K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू X इंटू 0.12 प्लस X डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस X। कैन यू सॉल्व इट, कैन यू सॉल्व इट? अगर X की वैल्यू आप लेस देन वेरी 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 लेस मान सकते हो तो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां से ये काटो, यहां से ये काटो, 0.12 से 0.12 काटो, X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू आ गई मतलब H प्लस की वैल्यू आ गई तो pH आ जाएगा। दैट्स इट। तो अगर आप हेंडरसन्स इक्वेशन डायरेक्टली यूज करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो अप टू यू। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो डायरेक्ट हेंडरसन्स इक्वेशन के बेसिस पे नहीं आंसर होगा तो भी आपको कॉन्सेप्ट चमका दिया। डन है? तो भी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया आई थिंक वो सबको चमक गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रकार का कंफ्यूजन हो तो बताइए। आज की क्लास के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेट मी बिगिन विद टॉपिक नंबर 14। मजा आ रहा है? पहले तो ये बताओ, अच्छी फीलिंग आ रही है? ठीक है, आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है कि हाँ मैम हमने इक्विलिब्रियम को जितना मुश्किल समझा था उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप ये देखो ना यार, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाया जिसमें कुछ नई अप्रोच लग रही हो, और सारे क्वेश्चन अलग। कोई भी 13 टॉपिक्स करे ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो शायद पिछले वाले से मैच खाता हो। हर चीज अलग है मगर अप्रोच सबकी सेम है। ठीक है, अप्रोच एवरीथिंग इज सेम। तो बस अपने को ये तलाशना है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है। अगर मेरे को इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा उसके बाद तो वैल्यूज लिखनी आती है। मेन में बहुत ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, हमने 0.3 क्यों नहीं लिया? सामने देखो, मैं बोल रही हूं, ठीक है सुनना, मैं बोल रही हूं मुझे नींबू पानी बनाना है, तो ये पानी, इसमें मान लो चीनी है, तो चीनी वाले पानी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है लेटर से? ठीक है, या देखो, या नींबू पानी को भी छोड़ो, इसी से समझाती हूँ। मान लो ये HX,
HX की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर है, इसका 300 मिलीलीटर लिया। NaX की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, इसका 300 मिलीलीटर लिया। जो भी XYZ जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। जब मैं इन दोनों को मिला दूंगी तो इसके जितने भी मोल्स थे वो सेम रहे, मगर डोंट यू थिंक इसका वॉल्यूम इसके अंदर चला गया तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी तो चेंज हो जाएगी ना। और जब मैंने इसको इसके अंदर मिलाया तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, NaX के नंबर ऑफ मोल्स मैं मानती हूँ सेम रहेंगे, मगर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगी, ये तो पता ही है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये तो पता है। तो हमें हमेशा मेरी इक्वेशन में कौन काम आ रहा है? क्या मेरी इक्वेशन में ये कॉन्सेंट्रेशन काम आ रही है? तो अकेली थी, अब तो मेरे को इसका कोई काम ही नहीं, मैंने तो इसको मिला दिया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया मुझे उसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसीलिए मैंने 0.3 नहीं लिखा। डन? हाँ, बस टाइट्रेशन पे आ रहे हैं। मैंने कहा था ना 20 कॉन्सेप्ट कराऊंगी, बस आगे उस पर ऑलमोस्ट ध्यान से देखते जाओ। इंडिकेटर, अब ध्यान से सुनना, बस लास्ट पे आने वाले हैं, टाइट्रेशन आने वाले हैं। आपको पता है आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है कि इंडिकेटर ना एक वीक एसिड की तरह ही बिहेव करता है। जैसे मान लो इन्होंने इंडिकेटर को आईएन कह दिया, तो मैंने कहा एक वीक एसिड है HIN, अगर ये डिसोसिएट होगा टू फॉर्म H++ IN-, तो कहता है यही तो इंडिकेटर है जो इक्विलिब्रियम में है। भाई इंडिकेटर एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखना, एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस जो है, इसी पूरी इन दोनों के कपल को, जैसे ये नहीं होता एसिटिक एसिड CH3COOH और ये CH3CO-, इसी कपल को तो आप बफर कहते थे ना, अभी तक इसको बफर के नाम से जानते थे। खाली एसिटिक एसिड थोड़ी ना बफर था, खाली एसिटेट से थोड़ी ना बफर बनता था। तो एसिटिक एसिड और एसिटेट जब दोनों होते थे मिक्सचर में तब बफर बनता था ना। तो जो इंडिकेटर पूरा का पूरा काम करता है ना, जो इंडिकेटर का मैकेनिज्म है, वो भी खाली HIN के बेसिस पे नहीं है, वो भी है ऑन द बेसिस ऑफ ये कपल HIN और IN-। मैं आपको बता देती हूं, ये इंडिकेटर का एसिडिक फॉर्म है। दिस इज द एसिडिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, कि अगर इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में है तो वो HIN की तरह एग्जिस्ट करेगा। जब हम ऑर्गेनिक में आएंगे तो फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब के स्ट्रक्चर्स तक सिखाऊंगी, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे, बट वो सारी चीजें हम ऑर्गेनिक के दिन पढ़ेंगे, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तब सिखाई जाएंगी। यहां पर अपने को इनकी क्वांटिटेटिव पता होनी चाहिए कि अगर मान लो इंडिकेटर एसिडिक रेंज में है तो इंडिकेटर का एसिडिक फॉर्म होगा HIN। अगर मैंने उसी इंडिकेटर को बेसिक रीजन में ले लिया तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी द बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। वो उस इंडिकेटर का क्या हो जाएगा? बेसिक फॉर्म। क्या ये बात समझ आई? अब जो इंडिकेटर अपना कलर रेंज जो शो करता है, या जो इंडिकेटर का कलर होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, नजर आ रहा है, दे आर देयर इन इक्विलिब्रियम। अगर HIN की कॉन्सेंट्रेशन IN- के कंपैरिजन में ज्यादा है तो हम कहते हैं द कलर इन द एसिडिक फॉर्म विल प्रिडोमिनेट, इसका कलर प्रिडोमिनेट करेगा। अगर IN- की कॉन्सेंट्रेशन HIN के कंपैरिजन में ज्यादा है तो मैं कहती हूं कि इसका कलर प्रिडोमिनेट करेगा। ये बात जानते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिनोफ्थलीन की बात करूं, है ना, फिनोफ्थलीन की अगर मैं बात करती हूं तो फिनोफ्थलीन जो कलर रेंज जो शो करता है वो होती है 8 से 10 तक, है ना। ये तो हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि फिनोफ्थलीन 8 से लेके 10 तक जो है वो उस रीजन में कलर चेंज शो करता है। अगर आप 8 से नीचे की बात करते हो, सपोज करो मैंने कहा कि pH लेस देन 8 है, तो इसका एक फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा जो कि कलरलेस होता है। अगर मैंने बेसिक फॉर्म की बात करी तो मैंने क्या किया? फिनोफ्थलीन से H+ निकाल दिया। H+ निकालने के बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाती है। उस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से कलर डार्क हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो अगर 10 से ऊपर की बात करूं तो कलर हमारा कौन सा हो जाता है? पिंक। ये बात पता है? तो इंडिकेटर, हर इंडिकेटर एक कलर रेंज जो है वो शो करता है। फिनोफ्थलीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, इसकी कलर चेंज जो रेंज होती है वो 8 से 10 है। 8 से नीचे वो कलरलेस होता है, 10 से ऊपर वो पिंक कलर का होता है, 8 से 10 में वो ट्रांजिशन जो है शो करता है। क्या ये बात सब बच्चे अच्छे से जानते हैं? क्या ये बात सब बच्चे अच्छे से जानते हैं? दिस इज क्लियर। अब एक और छोटी सी चीज मैं पढ़ाना चाहूंगी बच्चे। मैंने आपको कहा कि ये जो इंडिकेटर है ये एक वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर इंडिकेटर वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि मैम ये जो HIN है दिस विल फॉर्म H++ IN-,
यहां पर भी तो इक्विलिब्रियम होगा, इसको भी तो हम इक्विलिब्रियम की तरह ही ट्रीट करेंगे, विल डेफिनेटली ट्रीट इट लाइक इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट करूंगी तो क्या मुझे हर इंडिकेटर के लिए पी के इंडिकेटर नहीं डिफाइन करना पड़ेगा? भाई एसिड के लिए तुमने पी के ए डिफाइन किया, बेस के लिए पी के बी डिफाइन किया, वाटर के लिए पी के डब्ल्यू डिफाइन किया, तो क्या इंडिकेटर के लिए मुझे पी के इंडिकेटर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा? मतलब इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें गिवन होगा। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। और अगर मुझे किसी इंडिकेटर का कलर रेंज डिसाइड करना है तो सुनो, ये अगर इसके कंपैरिजन में 10 गुना होगा ना तो इसका कलर ज्यादा होगा। अगर इंडिकेटर मतलब आईएन माइनस HIN के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा तो इसका कलर डोमिनेट करेगा। तो जो कलर चेंज रेंज होती है ना, जो कलर चेंज रेंज, या लिख दो कलर चेंज रेंज CCR, है ना, या कलर ट्रांजिशन रेंज CTR बोलते हैं। हर इंडिकेटर का कलर चेंज रेंज या कलर ट्रांजिशन रेंज जो होता है वो क्या होता है? जो वैल्यू P के इंडिकेटर है -1 से लेकर 2 P के इंडिकेटर +1। तो जो भी इंडिकेटर का P के इंडिकेटर आपको गिवन है उसमें से एक माइनस कर दो, उसमें एक प्लस कर दो, ये उसकी कलर ट्रांजिशन रेंज होगी। अब ये आया कैसे? ये P के IN -1 +1 कैसे आया? ये खुद से सोचो। ये 10 गुना हो जाएगा तो IN माइनस बाई HIN का रेशियो 10/1, 10/1 मतलब अगर लॉग लेंगे 1 आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर HIN IN के कंपैरिजन में 10 गुना हो गया तो दिस बाय HIN डिवाइडेड बाय IN माइनस विल बी 10:1, तो P के इंडिकेटर -1 आ जाएगा। खैर इतनी डिटेल अपने को नहीं करना, ये कराते हैं, है ना, हम भी करा सकते हैं, बट अभी टाइम नहीं है। तो अपने को जो बेसिक चीज है जो एडवांस में डायरेक्टली पूछी जा सकती है वो ये कि कोई भी इंडिकेटर का कलर चेंज रेंज या कलर ट्रांजिशन रेंज जो है वो P के इंडिकेटर -1 टू P के इंडिकेटर +1 की रेंज में वो होगा। समझे? अरे आ रहे यार, टाइट्रेशन वाले ग्राफ पे भी आ रहे हैं। मान लो इंडिकेटर छोड़ दूं, सीधा टाइट्रेशन वाला ग्राफ कराऊं तो क्या फील आएगी? नहीं आएगी ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ कराऊंगी। कहा था ना 20 टॉपिक कराऊंगी। अभी कितने पे आए? 14 पे आ गए। 20 नहीं तो मतलब हाँ, मैंने 2-3 टॉपिक्स को एक ही साथ करा दिया। ठीक है, इनके पहले मैंने सोचा था अलग अलग नाम लिखूंगी, बट एक ही साथ काफी करा दिया। तो होने वाला है बस, अब थोड़ी देर और, 5-10 मिनट और। क्या 12 बज गए? हाँ, 12:15 तक हो जाएगा, घबराओ मत, सब कराऊंगी यार, सब कराऊंगी, घबराओ मत। डन। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर की रेंज क्या होती है, कैसे काम करेगा, आई होप ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, ये कलर, इसको कलर चेंज रेंज या फिर कलर ट्रांजिशन रेंज बोला जाता है, CTR। अब एक होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए। नेट पर जाएंगे, इंटरनेट, पैसे भरते हो ना फोन के इंटरनेट यूज करने के लिए, है ना, वही इंटरनेट मतलब गूगल सर्च करेंगे। 5 या 6 जो कॉमन हमारे इंडिकेटर्स हैं इनकी कलर चेंज रेंज रट के जाएंगे। कलर चेंज रेंज रटनी है, कलर चेंज रेंज रटनी है, समझ गए? इसका कोई मतलब मेरे पास वो नहीं है भाई मैम ना रटे तो काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिटरली JEE एडवांस के ऐसे सवाल देखे हैं। मैं सीधी सीधी बात बता रही हूँ। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ JEE एडवांस जो आपसे ये पूछता है, बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा इंडिकेटर काम आएगा। रेंज मैंने बता दी, कैसे काम आएगा वो भी अभी सिखाऊंगी, मगर यू नीड टू नो द कलर चेंज रेंज या कलर ट्रांजिशन रेंज, CTR ऑफ द इंडिकेटर। जैसे फिनोफ्थलीन का पता है कि वो कलरलेस से पिंक होता है 8 से 10, 8 से नीचे कलरलेस, 10 से ऊपर पिंक। आपको पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, मिथाइल रेड का कलर क्या है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या कलर ट्रांजिशन रेंज शो करते हैं, ये आपको रटनी है। तो 10 मिनट लगेंगे रटने में, बस एक रफ वैल्यू रटनी है, ये नहीं कि एग्जैक्ट रट रहे हैं, एक रफ आइडिया होना चाहिए, मगर होना जरूर चाहिए। समझ गए? डन। चलिए अब हम अपने 15th टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 15, बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये है बच्चे टाइट्रेशन के ग्राफ्स। ध्यान से देखिए, मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करनी है। आई हैव टू डू द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन
फिर यहां लिखिए टॉपिक नंबर 16, जहां मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन करनी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन करनी है। और टॉपिक नंबर 17, जहां मुझे वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन करनी है। इसके अलावा लिखिए टॉपिक नंबर 18, जहां मुझे पॉली बेसिक एसिड कि किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करनी है। 18 टॉपिक्स एक एक करके समझते हैं, ध्यान से देखना। नीचे मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ बेस, नीचे मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस मतलब मैं बेस ऐड कर रही हूं। यहां पर हमने पीएच की वैल्यूज प्लॉट करनी है। वी हैव टू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ पीएच। आपके पास शुरू में कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, एसिड ले रखा है। ब्यूरेट से मैं क्या डालने लग रही हूं, बेस। ब्यूरेट से मैं क्या डाल रही हूं, बेस। अगर मेरे पास शुरू में एक स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका पीएच बहुत कम होगा। धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने NaOH डाला तो वो न्यूट्रल होता जा रहा है। जितना एसिड था वो थोड़े थोड़े एसिड को न्यूट्रलाइज करता जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैम पीएच बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आने वाला होगा जहां पर जितना भी एसिड था वो पूरे के पूरे बेस से न्यूट्रलाइज हो गया। तो जैसे ही एसिड से बेसिक रेंज में आप पहुंचे, जो पीएच चेंज है वो खतरनाक होगी। मैंने ऐसा बिल्कुल स्लैंट दिखा दिया, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, एकदम पीएच रेंज खतरनाक चेंज होगी। उसके बाद जब सारा स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका होगा तो धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हैं, पीएच बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये कहानी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर मैंने शुरुआत में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो पीएच कम है, धीरे धीरे वीक बेस डालने से पीएच बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अब अगर मैंने वीक बेस डाला मगर अभी भी न्यूट्रलाइजेशन हुई, मगर वो न्यूट्रलाइजेशन से एकदम पीएच चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने वीक बेस डाला था। तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होगी ये कर्व ऐसे आएगा, मगर क्योंकि आपने, मान लो ये पीएच हमारा 7 हो गया लगभग, ठीक है, क्योंकि हमने वीक बेस के बारे में बात करी तो यहां पर एक बार न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये पीएच 7 हो गया। अब पीएच बढ़ेगा बट बहुत कम बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि एकदम से ऊपर तक चला गया और फिर बढ़ रहा है। मान लो मैंने लिया वीक एसिड, तो जब शुरू में यहां पर पीएच 7 है, मान लो जब शुरू में वीक एसिड लिया तो उसका पीएच लगभग 4, 4.5, 5, 5.25 इतना होगा। धीरे धीरे आपने NaOH डाला, पीएच बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो पीएच एकदम आगे तक जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैंने वीक एसिड वीक बेस लिया तो ये पीएच 7 है, ध्यान से देखना। शुरू में वीक एसिड था तो पीएच यहां से स्टार्ट हुआ तो बड़ा 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 बड़ा, थोड़ा सा इरेज करके दोबारा बनाती हूँ। तो पीएच हमारा बढ़ेगा, धीरे धीरे पीएच बढ़ रहा है। जैसे ही धीरे धीरे पीएच हमारा बढ़ा 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 7 तक जाएगा, मगर वीक बेस है तो ऐसा नजर आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। क्या ये बात सही है? क्या आपको नजर आ रहा है कि मैम ये वो रीजन है जहां पर पीएच एकदम से एब्रप्टली चेंज हुआ? इस रीजन को बोलते हैं फ्लोट रीजन। ये वो रीजन है जहां पीएच एब्रप्टली चेंज हुआ, ये वो रीजन है जहां एब्रप्टली चेंज हुआ। आपको नजर आ रहा है कि मैम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये फ्लोट रीजन बहुत ज्यादा है, तो कोई भी इंडिकेटर काम करेगा, चाहे उसकी रेंज 8 से 10 है, चाहे उसकी रेंज 6 से 8 है, चाहे उसकी 4 से 5 है, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड हियर। मगर जैसे जैसे आपकी पीएच रेंज, मतलब ये जो फ्लोट रीजन है, ये छोटा छोटा होता जाएगा, नॉट एवरी इंडिकेटर माइट बी यूजफुल। केवल वही इंडिकेटर यूजफुल होंगे जो अपनी पीएच ट्रांजिशन रेंज जो है वो यहां से यहां तक के में आती हो। मान लो किसी की पीएच ट्रांजिशन रेंज है 8 से 10, उसका मैं यहाँ पे क्या काम करूं, उसका मैं काम कैसे करूं? क्योंकि मेरे को तो पीएच रेंज जो होनी चाहिए थी वो लगभग 5 में 1 फॉर्म होनी चाहिए थी और 9 में 1 फॉर्म होनी चाहिए थी, 5 to 9 में, ऐसा काम आएगा, समझ रहे हो ना। तो इंडिकेटर वो लेना है जिसकी कलर ट्रांजिशन रेंज इस रीजन के अंदर फिट हो जाए। इंडिकेटर वो लेना है जिसकी कलर ट्रांजिशन रेंज इस रीजन के अंदर फिट हो जाए। क्या ये बात समझ आ गई?
अब इस तरीके के क्वेश्चन आज शाम को जब PYQ की क्लास लूंगी वहां पर एडवांस का सवाल है, वो डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। पहली बार समझ आया ये, बट आ गया ना, तो मैंने तभी तो देखो चारों केसेस एक साथ क्यों समझाए और एक ही पेज पे क्यों समझाए, बच्चे को दिखना चाहिए। मैम आपने जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड था नीचे से शुरू किया, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस था एकदम ऊपर तक आपका ग्राफ गया, जब भी वीक बेस था ग्राफ यहां तक गया, जब भी वीक बेस था ग्राफ यहां तक गया, जब वीक एसिड से स्टार्ट किया तो देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। तो हर चीज सिमेट्रिकल है, तुम्हें रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, इंडिकेटर वो यूज करना है जिसका कलर ट्रांजिशन रेंज इस रीजन के अंदर आना चाहिए, समझ गए। मान लो एक इंडिकेटर है जो कलर ट्रांजिशन रेंज शो करता है 3 से लेके मान लो 5 तक, क्या मैं उसको यहां यूज करूं? नहीं कर सकती ना बच्चे, यहां पर वो एक फॉर्म में आना चाहिए, यहां पे कलर चेंज होना चाहिए। हमारा तो pH 7 से पहले ही दोनों कलर चेंज हो गए। जब pH 3 था तो मान लो वो कलरलेस था, जैसे pH 5 हो गया वो पिंक हो गया। अभी तो एंड पॉइंट ही नहीं आया, एंड पॉइंट तो 7 पे आ रहा था, समझ गए। तो जो भी कलर ट्रांजिशन रेंज है वो इस रीजन के अंदर लाई करनी चाहिए। अब मैंने क्यों कहा था, क्योंकि तुम्हें कलर ट्रांजिशन रेंज रटी होनी चाहिए। वो नहीं देगा मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का कलर ट्रांजिशन रेंज, वो क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी यूज्ड। तो until and unless you know the color transition range you will not be able to answer the question। तो जो होमवर्क, ठीक है, जो होमवर्क दिया गया है वो करके आना। फ्लोट रीजन वो होता है जहां पर ये जो रेंज है, मतलब ये जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना, जो pH में ड्रास्टिक चेंज, भाई ये बेसिक हो गया, ये एसिडिक, ये जो रेंज है जहां पर कलर चेंज होगा, जहां पर एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन हुई, दिस इज नोन एज द फ्लोट रीजन, समझ गए। अब एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन हम करके देखते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा है, तो ये भी आपके आगे जरूर यूज हो सकता है। विच इज कहाँ गया मेरा वो, विच इज द लास्ट केस। मान लो मेरे पास एक पॉलीबेसिक एसिड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसकी मैंने NaOH के साथ टाइट्रेशन कराई। मैंने कहा बताओ, यहां पर मैंने वॉल्यूम ऑफ बेस डाला, यहां पर वॉल्यूम ऑफ बेस है, यहां पे pH। कौन कौन जाता है कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड है, मान लो ये pH 7, ये वीक एसिड है, तो मैम लगभग यहां तक कहानी स्टार्ट होगी। वीक एसिड है तो कहानी थोड़ी ऊंचे से स्टार्ट होगी, एकदम 2-3 से तो स्टार्ट नहीं होगी। अब मैंने दिमाग लगाया, मैम कार्बोनिक एसिड सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, कब? ये कार्बोनिक एसिड अपना एक H+ दे देगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3 माइनस, है ना, मतलब ये बन जाएगा NaHCO3 और वाटर। क्या ये बात समझ आई? तो यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कार्बोनिक एसिड का पहला, कार्बोनिक एसिड 2 तरीके से टूटेगा ना, ध्यान से देखना, एक H+ प्लस HCO3 माइनस, फिर ये टूटेगा टू फॉर्म H+ प्लस CO3 माइनस, ये Ka1 आ गया, ये Ka2 आ गया। तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जब Ka1 वाली रिएक्शन होगी। तो मैंने कहा ये रिएक्शन आगे गई, इक्विवेलेंस पॉइंट आया। उसके बाद जब ये NaHCO3 की फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, अब ये बनाएगा Na2CO3, मतलब वापस से एक एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास Ka2 भी आना चाहिए, यानी कि इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। क्या ये बात सबको समझ आई? द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये क्लियर हो गया? 2 मेरे पास इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, एक ऐसा, एक ऐसा। एक पॉइंट यहां आएगा जहां पर K1 की वजह से रिएक्शन होगी, K1 की वजह से रिएक्शन होगी। एक ये आएगा जहां Ka2 की वजह से रिएक्शन होगी। समझे? क्या ये बात क्लियर हो गई? पॉलीबेसिक एसिड की कहानी। आई होप सारी चीजें सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई। डन? डन है। अब एक लास्ट टॉपिक आपको मैं कराना चाहूंगी, विच इज टॉपिक नंबर 19। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जेईई एडवांस में कभी कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि आपके पास एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट, हमारे पास एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। जिस सॉल्ट को हम इनऑर्गेनिक में इनसॉल्यूबल कहते हैं, उसी को हम फिजिकल में स्पेरिंगली, SPARINGLY, उसी को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्ट जैसे AgCl सॉलिड,
आप जानते हैं कि मैम जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इनऑर्गेनिक में तो हम कहते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, ये इनसॉल्यूबल है, मगर हम फिजिकल में मानते हैं कि चलो कुछ तो डिसोसिएट होगा, Ag प्लस Cl माइनस एक्वस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने वाली हूं वो ये होती है बच्चे कि आपके पास ना वो कहेगा कि अभी आपने कैसे कर रखा है, आपने कह रखा है मैम इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये कुछ नहीं, फिर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है। हम कहते हैं मैम ये S टूटा, ये S बना, ये S बना, फिर हम कहते हैं मैम KSP कैसे, प्योर सॉलिड को तो गोली मारो, KSP होता है S², तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाती है √KSP। आपको क्वेश्चन में KSP गिवन होता है, सॉल्युबिलिटी निकालने को बोला जाता है। दिस इज द क्वेश्चन जो मेन में करते हैं। इस साल मेन में सवाल पूछा भी गया था जैसे टॉपिक नंबर 20 बताती हूँ। चलो अभी टॉपिक नंबर 20 अगली पेज पे बताऊंगी, उससे पहले जैसे मान लो मेरे पास कोई सॉल्ट है A2BY, ये स्पेरिंग A2B5, ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं ये क्या बनाएगा, देख लो, ये 2A पे 5 पॉजिटिव और ये कितना आ जाएगा, A पे 5 पॉजिटिव आ जाता है और B पे कितना आ जाएगा 2 माइनस, तभी तो क्रॉस करके A2B5 बनेगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2A 5 पॉजिटिव एक्वस प्लस 5B 2 माइनस एक्वस। याद है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप मेंस में कैसे करा करते थे, देख लो, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, कुछ नहीं, फिर आप लिखते थे मैम C माइनस S, तो 1 से टूटा तो 2 बना, ये 2S, 1 से टूटा तो 5 बना, तो ये 5S। फिर आप KSP कैसे लिखते थे, आप लिखते थे मैम 2S की होल पावर 2 और 5S की होल पावर 5, और जेई मेन के ऐसे ही सवाल आते थे, ऐसे ही आते थे ना, अभी तक ये कर रखा है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आएगा तो वो थोड़ी सी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, मान लो ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, टॉपिक नंबर 20। देखो ये बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से समझना। मान लो उसने एक सॉल्ट दे दिया AOH होल थ्राइस, लिख कर दे रहा है कि सॉलिड है, इसको पानी में डाला टू फॉर्म A3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस। नजर आ गया मैम, मतलब तुम्हें क्वेश्चन में मैंने कह दिया, ऐसी पेपर वाला कह के देगा कि एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, आपको दिया जाएगा कि इट इज अ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, और ये कहेगा कि बताओ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताओ। जब आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसका pH मान लो 8 है, आपके पास एक कोई भी सॉल्यूशन है जिसका pH 8 दे रखा है, बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी। हमने कहा मैम हमको डरना नहीं है, अच्छा ये तो मैंने लिखा है, आपको तो ऐसे दिया जाएगा, AOH थ्राइस सॉलिड है, ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, इसका KSP गिवन है, बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी जब pH 8 हो। ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन देख लिया कि एक सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, कैसे पता चला, KSP दे रखा होगा, pH दे रखा है, कहेगा बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी। मान लो ये क्वेश्चन आया, मैंने कहा मैम अपने को टेंशन नहीं लेनी है, अपने को एक ही चीज पता है, AOH होल थ्राइस सॉलिड, पहले तो तोड़ो, क्या बनेगा, A पे 3 प्लस एक्वस प्लस 3 टाइम्स OH माइनस एक्वस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सब बच्चों को आ गई कि मैम पहले तो आपने यही सिखाया था इक्विलिब्रियम लिखो, हमें इक्विलिब्रियम लिखना आना चाहिए। फिर मैंने कहा मैम आपने सिखाया T इज इक्वल टू 0 पे, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, मान लो मैंने कहा C है, ये कुछ नहीं। अरे क्वेश्चन में सबको समझ आ रहा है कि pH की वैल्यू 8 है तो H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁻8, यानी कि मैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बड़े आराम से निकाल सकती हूँ। कहना है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बिल्कुल 10⁻⁻6 आ जाएगी। मैं कहूंगी मैम ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब कौन कौन बच्चे ये अग्री करते हैं कि मैम ये तो कॉमन आयन है ना, इसकी वजह से जो भाई अगर OH माइनस ना होता, मान लो OH माइनस ना होता तो कुछ सॉल्युबिलिटी होती, मगर अगर मैंने बाहर से OH माइनस दे रखा है तो ये इक्वेशन बैकवर्ड जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, द सॉल्युबिलिटी विल बी डिफरेंट। तो मैंने कहा मान लो ये टूटा कितना, S टूटा, तो ये S टूटा, तो ये कितना बनेगा, S 10⁻⁻6 प्लस S, बस काम खत्म। अब आपको निकालना है KSP, वो कैसे निकालेंगे, S इंटू 10⁻⁻6 प्लस S। आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको S निकालना है, आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, यही तो पूछा था, यू हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी।
वंस अगेन 20 के 20 टॉपिक्स में आपने देखा कि कुछ भी टॉपिक क्यों ना हो, अपनी अप्रोच हमेशा सेम है कि पहले इक्विलिब्रियम तलाशो। एक बार इक्विलिब्रियम मुझे पता चल गया, उसके बाद तो वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने क्या किया, आई जस्ट फाउंड आउट कि भैया इक्विलिब्रियम कौन सा है। मैंने कहा मैम इक्विलिब्रियम ये तो तुमने मेंस में किया। अच्छा ये नहीं, ये तो तुमने मेंस में किया है ना, यू ऑलरेडी हैव डन दिस थिंग इन मेंस, राइट? सच सच बोलो, ये मेंस में करके आए हो। इस साल पूछा भी गया था सवाल, जिसका रिजल्ट भी आ गया आज। ये मेंस का क्वेश्चन है। मैंने बस एक चीज ऐड कर दी। मान लो आपको दे रखा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो इन HCl सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² मोलर है। AgCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। मान लो मैंने कहा AgNO3 सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो जिसकी 10⁻³ मोलर गिवन है। मैंने कहा कोई भी हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल है, उसकी किसी pH 8 वाले सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी निकालो, ठीक है? मतलब मैंने बाहर से एक एक्स्ट्रा आयन तुमको पकड़ा दिया। अब वो एक्स्ट्रा आयन से तुमको डरना थोड़ी ना, तुमको तो बस वही करना है। मैम हमने एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में जो जो भी वैल्यूज थी हमने चेपी, है ना, ये वैल्यूज जो जो थी हमने लगाई और के इक्विलिब्रियम निकाला। अब वो के इक्विलिब्रियम के हो सकता है, के बी हो सकता है, के एच हो सकता है, के डब्ल्यू हो सकता है, के एस पी हो सकता है, के इंडिकेटर हो सकता है, वो कुछ भी होए, वो कुछ भी होए। वो 20 के 20 टॉपिक में के की वैल्यू अलग अलग होगी, मगर अपना जो सार है, जो कॉन्सेप्ट है, विल रिमेन द सेम, ठीक है? 3s का पावर 3 नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना? हाँ यहां पर यस, हाँ जी, इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है? डन, यहां सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलिए, सो आई थिंक दैट इज इट। जितना सोच के आई थी कि इतना पढ़ाऊंगी, 20 के 20 टॉपिक्स सारे कवर अप हो गए हैं। अब यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना? हमने सॉल्युबिलिटी वाला काम भी कर लिया, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, टाइट्रेशन के ग्राफ कर लिए, चाहे वो मोनो बेसिक एसिड हो, मोनो एसिडिक बेस हो, या फिर पॉली बेसिक एसिड के टाइट्रेशन के सवाल हो गए, इंडिकेटर की कहानी हो चुकी है, बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जितने भी डिफरेंट पॉसिबल केसेस थे शॉर्टकट से सब सीख लिए, 2 वीक एसिड्स के मिक्सचर, 2 वीक बेस के मिक्सचर सीख लिए, वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर सीख लिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सीख लिया, वीक एसिड वीक बेस वीक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सीख लिया, ठीक है ना? ये भी हो गया। डाइल्यूशन लॉ सीख लिया और ये भी सीख लिया। ये तो जो सबसे पहली चीज थी जिसको हर जगह हमने यूज किया, तो कहा था ना ये एक ऐसी चीज है जिसको क्लास में आज बहुत बार यूज करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट किया था एंड फाइनली ठीक है सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं। चलिए, सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई थिंक आज हमें यहीं पे वाइंड अप करना है, ठीक है? ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी ना आज डीपीपी डालने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है? देयर आर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी जो मुझे अभी ऐड करने हैं, तो वो मैं ऐड करके देन आई विल अपलोड द डीपीपी ऑल्सो, ठीक है? बाय द टाइम मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ, शाम को मिलेंगे PYQ सेशन में, ठीक है? चलिए, ओके। एंड रिजल्ट जिन्होंने शेयर नहीं करे ना, फॉर्म भर देना, रिजल्ट शेयर कर देना, ठीक है ना? रिजल्ट बिल्कुल शेयर कर देना। इज देयर टेस्ट टुमारो? टुमारो टेस्ट की प्लानिंग चल रही है। क्वेश्चंस वगैरह सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, बस उनको टाइप करवा के टेस्ट में डालने हैं। लिख दिए हैं, बहुत सर्च करे तुम्हारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो लिख दिए हैं, एक बार टाइप करा देंगे, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।